तो जैसे कि ये है ना, पहली क्लास है ये, तो पहली क्लास में इंट्रोडक्टरी रखता हूँ। जनरली हम लोग क्वेरीज डिस्कस करेंगे इसमें, कि है ना मेनली जो नए बच्चे हैं, उनके कुछ है ना क्यूरियोसिटी होती है। एक तो हमारा सिस्टम समझने में थोड़ा अभी है ना कुछ लोगों को टाइम लगेगा, कोई कैसे कैसे सिस्टम है, ये सिलेबस कैसे मतलब होगा, या रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा, या असाइनमेंट कहाँ मिलेंगे, मॉक टेस्ट कहाँ दे सकते हैं। तो ये सब कुछ क्वेरीज होगा आपके मन में, एटलीस्ट जो नए बच्चे हैं उनके मन में, तो वो पूछ सकते हैं। अभी जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि एक लव्या 2.0 का ग्रुप नहीं बना है, तो अभी हम बनाएंगे। अभी बच्चे बहुत सारे आज ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका हम ग्रुप में सेपरेट करूंगा, मैं लिंक सेंड करूंगा है ना। तो ये सेंड कर देता हूँ, जिनको कंटिन्यू करना है उसमें कर सकते हैं। तो ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो एक ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ है ना। ठीक है जी, तो जिन लोगों का क्वेरी था ग्रुप कैसे क्रिएट हो मतलब तो मैं ग्रुप का ना लिंक इसमें भेज देता हूँ, एकलव्या 1 वाले में। एंड क्या लिख रही है, देखो मैंने एक ग्रुप का लिंक भेज दिया, जिन लोगों को एकलव्या 2.0 में क्लासेस करनी है वो ज्वाइन कर सकता है ना। तो एक लिंक बाहर मत भेजना किसी को, अभी वो तो पता चल जाएगा, मैं देख लूंगा कौन कौन है इसमें। तो ठीक है जी। सो और ये नहीं कि दोनों ग्रुप ज्वाइन कर ले रहे हैं, तुम जिसमें है एक को तुम लीव कर सकते हो, एकलव्या 1.0 2.0 जिसमें क्लास करना उसमें रहो, दोनों में फुल सिलेबस कवर होगा। तो वैसा कुछ टेंशन नहीं लेना कि इसमें है ना कोई दोनों में रह के क्या ही है, कुछ अलग नहीं होना, दोनों में सेम ही चीज़ें पढ़ाना है, सेम ही सब कुछ रहना है। तो चलो तुम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो टेस्ट का भी वो आ गया ना, जो बच्चे हैं देखो, टेस्ट के लिए क्या है, तो जिन लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, वरना मैं खुद ही समझा देता हूँ। जैसे इन्होंने अभी ज्योति मैम ने टेक्स्ट किया ना एक पोस्ट,
तो ये कल के टेस्ट के रिगार्डिंग, अभी हर संडे हमारा एक टेस्ट हो रहा है, तो जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक डेली एक टेस्ट, मतलब हर संडे टेस्ट होगा। और उसके बाद आपका मतलब फिर डेली टेस्ट हो जाएगा, मतलब डेली एक एक टेस्ट होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि 3 घंटे का डेली टेस्ट होगा, वो मैनेज करना होगा। और टेस्ट और असाइनमेंट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तुम्हें पता ही है ना एंट्रेंस एग्जाम है। तो एंट्रेंस एग्जाम है तो इसमें मेनली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, थ्योरीज और ठीक है। तो मैं एक बार आपको स्टार्ट करता हूँ एग्जाम से, एटलीस्ट जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हम लोग, तुम्हें अगर जैम के बारे में, जो लोग नए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ देखो कुछ बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे जैम क्या होता है कैसे है, और कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल बिगिनर होंगे। क्योंकि मुझे सबको साथ लेके चलना है, तो इसीलिए मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा। मैं एक बार सारा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जैम क्या होता है और कैसे कैसे क्या कवर करना। तो ये जैम की वेबसाइट है, जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए हो आप, है ना, अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, है ना, आईपैड से अभी वेबसाइट पे जा सकते हो, jam.iitmadras.ac.in। तो ये iitmadras.ac.in इसलिए है क्योंकि जैम 2024 का एग्ज़ाम मद्रास ने कराए थे, ठीक है, तो इसलिए इसके नाम से है। जैसे जब रुड़की लास्ट ईयर कराई थी तो jam.iitrudki.ac.in था, रुड़की मतलब आर था, आई टी यहाँ एम सिर्फ है, मद्रास में पढ़ रहा हूँ, लेकिन jam.iitm.in, तो इसमें पूरे जैम के बारे में इंफॉर्मेशन है। जैम एग्जाम क्या है, इससे कहाँ जा सकते हो, क्या रैंक चाहिए, किस रैंक पे क्या एडमिशन होगा, किस कैटेगरी के लिए क्या है। तो ये थोड़ा मैं समझा देता हूँ एक बारी, क्योंकि यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। तो तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो। मैं अभी गूगल मीट पे क्लास इसलिए लेता हूँ ताकि मैं इंटरेक्ट कर सकूँ, और चूंकि बच्चे अभी बढ़ जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर से मैं सोच रहा हूँ ऐप पे क्लास लूंगा। तो ऐप पे एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि ऐप पे अगर मैं क्लास लूंगा तो ऐप पे तुम पूछ नहीं सकते, मतलब बोल के नहीं पूछ सकते, तो तुम्हें चैट टाइप करना पड़ेगा, फिर मुझे चैट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ क्या है कि तुम बोल सकते हो अनम्यूट करके, फिर मैं बोल के जवाब दे सकता हूँ, मतलब फिर मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, बोल के तो वहाँ भी सकता हूँ मैं, तो मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तो उससे थोड़ा क्लास इंटरेक्टिव रहता है, बोरिंग नहीं होता है, इसलिए मैं मीट पे क्लास लूँ ना, ऐप पे भी क्लास ले सकता हूँ, ठीक है ना। सो ये है। रिकॉर्डिंग का क्या है, तो अभी रिकॉर्डिंग ऐप पे भी मिलेगी आपको, लेकिन ऐप मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट अभी एक्टिव कर रहे हैं, ऐप पे हम काम कर रहे हैं, तो ऐप थोड़ा अभी मतलब अपडेट हो रहा है, तो उसमें हम लोग सारी चीज़ें ऐप के थ्रू ही धीरे धीरे हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन अभी के लिए रिकॉर्डिंग आपको, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाला ग्रुप है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में अभी जैम के 3 बैचेस समझ लो चल रहे हैं। मतलब जैम जैसे एक तो एकलव्य 1 है, जो फुल फुल पैकेज वाले बच्चे हैं, तो एकलव्य 1 में वो बच्चे हैं जिन्होंने 10,000 फीस दिया है। एकलव्य 2 में भी वो बच्चे हैं जो 10,000 फीस दिया है। योद्धा वाला ग्रुप वो है, तो एकलव्या में वो लोग हैं जो जिनको फुल सिलेबस करना है, लाइव रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, डाउट क्लास है, या क्या क्या 5 चीज़ें बताता हूँ ना मैं, क्या हो गया, सिलेबस और क्या है, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट, डाउट क्लास, PYQs, है ना, ये 5 चीज़ें हैं। सिलेबस हो गया, फिर PYQs, असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट और डाउट क्लास, तो ये सारे सर्विसेज हैं। जो हमारा वो वाले बच्चे, योद्धा वाले बच्चे हैं, योद्धा एक अलग ग्रुप है जिसमें वही लोग हैं जिन्होंने 5,000 फीस पे किए हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ, उनको सिर्फ सिलेबस करना है, उनको PYQ, मॉक टेस्ट या इन सब से, असाइनमेंट से मतलब नहीं है, तो उनको सिर्फ हम, तो उनका अलग ग्रुप है ना, तो इस तरह 3 समझ लो अलग अलग ग्रुप है। सो वो चीज़ें हैं। और गेट का हमारा अलग बैच चल रहा है, अर्जुना नाम का बैच है गेट का। तो टाइम एक बार आप लोगों को पता होगा, मैं फिर से बता देता हूँ जो शेड्यूल हमारा रहेगा। सो जो शेड्यूल है क्लास का वो डेली की रहेगी, या डेली शेड्यूल रहेगी। इसमें अभी 6:30 से मैं स्टार्ट करूंगा क्लासेस, क्योंकि जनरली 9 to 6 मैं कॉलेज में पढ़ाता नहीं हूँ, मतलब कॉलेज जाता हूँ, तो मैं यहाँ एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ रांची में, तो यहाँ पर भी मैंने लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया है। तो उससे पहले मैं रिसर्च स्कॉलर था IIT खड़गपुर में, मैंने 2021 से 2024 में PhD कंप्लीट किया IIT खड़गपुर से। और उससे पहले मैं IIT बॉम्बे में MSc स्टैटिस्टिक्स किया 19 to 21। उससे पहले 18 to 19 में फुल टाइम जॉब कर रहा था दिल्ली में, कैरियर एंडेवर कोचिंग है, मैट्रिक्स प्लस है। फिर उससे पहले 16 से 18 में IIT दिल्ली में MSc कर रहा था। उससे पहले 15 से 16 में मैट्रिक्स प्लस में फुल टाइम जॉब किया। उससे पहले 12 से 15 मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन किया हुआ है। 2012 मेरा 12th हुआ था, फिर 2010 मेरा 10th हुआ था बिहार बोर्ड से। तो ऐसे मेरी जर्नी रही है। ऐसे मैं 2010 में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था पार्ट टाइम में, तो शाम को 4-5 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक मैं तब से पढ़ाता रहा हूँ, मतलब 2010 से लेके अभी 2024 चल रहा है, अराउंड लास्ट 14 ईयर से समझो डेली 3-4-5 घंटे मैं पढ़ाता रहा हूँ। जब मैं 11th-12th में था तब भी, BSc में था तब भी, MSc में था तब भी, PhD कर रहा था तब भी, और PhD हो गई तब भी। तो ये मेरी शेड्यूल चल रही थी, इसी को इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी जॉब हो गई, इसके बावजूद मैं इसको कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतने सालों से कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि एक्स्ट्रा है ना। जैसे अगर कोई नॉर्मल इंसान, तुम लोग सोचो
कि कोई इंसान 9 से 6 किसी कॉलेज में जॉब कर रहा है, 6 से 12 ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो सुबह 9 से रात 12 तक, वो भी डेली। तो कितना हैक्टिक सा नहीं लगता तुम्हें कि 15-16 घंटे डेली काम करना? कितना मतलब वैसा एक मतलब नए लोग तो ऐसे परेशान हो जाते, कैसे हो सकता है, लेकिन चूंकि इतने सालों से मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए कोई मतलब नॉर्मल बात है, तो मुझे ऐसा कोई नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि डेली करता आ रहा हूँ, इसलिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो शेड्यूल का ये है कि 6:30 से आपका 8 PM ये जो एकलव्य 2 है वो चलता रहेगा। ठीक है, और फिर है ना, ये है। फिर 8 PM से 9:30 PM जो है, ये एकलव्य वाला जो बैच जो है 1.0 चलेगा। फिर 9:30 से 11 PM हमारा अर्जुना वाला बैच चलता है। और 11 से 12 रात को हमारा है ना, 16 लगा लो, ये 11 to 11:59 PM डाउट क्लास। ठीक है, सो ये मेरा शेड्यूल है जो मैं पढ़ाऊंगा। बाकी और भी हमारे पास फैकल्टी हैं, जैसे अभी पवन सर आज यहाँ आ जाएंगे, तो वो हैं, वो डाउट फैकल्टी होंगे जो आपको मैं भी, मेरा दूसरा सेटअप भी है यहाँ पे, एक सेटअप है मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरा रूम में दूसरा सेटअप है। तो एक डाउट फैकल्टी ऑलरेडी एकलव्य 1.0 में है, सागर है। अभी पवन सर है जो आई कानपुर से MSc किए हैं, वो हमारे साथ अभी यहीं रहेंगे, अभी कल आज रात को आ जाएंगे, तो कल से तो अलग उनका डाउट क्लास चलेगा, तुम क्वेश्चन भेजोगे, सॉल्यूशन भेज देंगे, या फिर तुम क्लास ज्वाइन करके भी उनसे डाउट डिस्कस कर सकते हो, है ना। तो दूसरा सेटअप मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो वो उस पर एक वर्क करेंगे, तो वो डाउट फैकल्टी होंगे, तो वो 24 आवर अवेलेबल होंगे। जो पवन सर है वो फुल टाइम हमारे साथ काम करेंगे, तो वो 24/7 आपके साथ काम करेंगे। पवन सर है, सागर सर है, तो ये लोग डाउट फैकल्टी हैं। ठीक है, तो ये लोग अगर आपको कभी डाउट है ग्रुप में पोस्ट करो, वो सोल्यूशन भेजेंगे, है ना, टैग भी कर सकते हो, बता दूंगा। तो वैसे मतलब मैं टीचिंग में हूँ, मेरे साथ पीछे अराउंड 25 से 30 लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं ना, सब मिला के। अगर तो टोटल देखोगे टीम में, तो 25 से 30 लोग हैं जो कहीं ना कहीं कोई मॉक टेस्ट पे काम कर रहा है, कोई असाइनमेंट बना रहा है, कोई डाउट है, या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अराउंड 25-30 लोग हैं जो काम कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, तो इस तरह से है। तो अभी ये है ना, अभी बाकी मेरा नेट बैच भी चल रहा है, तो नेट बैच में पवन सर ही पढ़ाते हैं, तो अभी हमारी क्लासेस ये है, तो ये आपका शेड्यूल रहेगा। सो 11 से 12 मतलब मैं डाउट क्लास लूंगा, बाकी और डाउट क्लास पवन सर लेंगे, या और फैकल्टी तुम ग्रुप में भेज दोगे, तो वो तुम्हारा मतलब सोल्यूशन आ जाएगा ग्रुप। ठीक है, तो ये तो हो गया शेड्यूल। अब मैं एग्जाम पे आ रहा था, तो हम लोग जैम का वेबसाइट डिस्कस कर रहे थे ना, तो मैं कह रहा हूँ जैम के बारे में जो भी जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाओ। गेट के जो लोग गेट वाले बच्चे हैं, तो गेट वाला भी होंगे नहीं, क्योंकि गेट का बैच अलग है, तो अगर फिर भी गेट के बारे में जानना हो तो गेट की अलग वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाओ, गेट की वेबसाइट में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको जो भी जानकारी चाहिए, जैसे अभी जैसे चूंकि अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, लाइक अभी है ना फर्स्ट लिस्ट भी आई थी, मैं तो चलो फर्स्ट लिस्ट का वो बता देता हूँ। तो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो आई है, ये देखो जरा सा, अभी चलो यही दिखा देता हूँ तुम लोगों को, सो दैट एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस रैंक पे क्या मिल सकता है तुम्हें, है ना। तो हालांकि मैं इसका अलग वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन देखो, तो IIT एग्जाम MS दे के आप लोग, ये इसमें ये कोर्स नहीं है, पता नहीं क्यों आ रहा है MS सर्च करने पे, ये आपको दिख रहा होगा। सो ये हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं, पूरा दिख रहा है स्क्रीन की नहीं, तो एक मिनट, तो यहाँ पे क्या है, तो ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे IIT में आप जा सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसको, अब दिख रहा होगा पूरा स्क्रीन, है ना, तो ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो तुम्हारे पास ऑप्शंस है IITs में, क्या क्या ऑप्शंस है मैं एक बार ये बता देता हूँ। सो IITs में जो है, IIT बॉम्बे में आपके पास MSc स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन है। अभी जस्ट फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आई, ये जो है फर्स्ट राउंड का लिस्ट है। 4 लिस्ट IIT में आती है, 4 लिस्ट के बाद भी अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो स्पॉट राउंड आता है एंड में, जिसमें वेबसाइट पे आता है कि जो बच्चा इंटरेस्टेड वो भर सकता है। तो 4 ऑफिशियल लिस्ट आती है IITs में। फर्स्ट लिस्ट अभी आई है कुछ दिन पहले, जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चों का है ना, ऑलरेडी बॉम्बे, कानपुर। तुम्हारे पास ऑप्शन ये देखो, IIT बॉम्बे में MSc स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन है। तो जनरल वालों के लिए सेकंड रैंक वाला जो बच्चा है, उसने इस बार बॉम्बे लिया है। अच्छा, कानपुर। तो फर्स्ट रैंक वाला क्या लिया है, ओ, तो जो फर्स्ट रैंक का बच्चा है उसने कानपुर चूज किया एक्चुअली। जो IIT एग्जाम MS का फर्स्ट रैंकर है, उसने IIT कानपुर चूज किया है ना, फर्स्ट रैंक से स्टार्ट हुआ है, और जनरल के लिए क्लोज हुआ है 58 पे।
और जो सेकंड रैंक हमारी स्टूडेंट है, सेकंड रैंक मनोप्रिया थी, देखो उसकी भी स्टोरी बहुत अलग है। पिछले साल उसने एग्जाम दिया था, 130 रैंक था उसका, 25 मार्क्स थे, क्योंकि जैम 2023 का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था। तो फर्स्ट रैंक जैम 2023 में जो फर्स्ट रैंक आया था वो 59 मार्क्स पे था। सेकंड रैंक लास्ट ईयर भी हमारा स्टूडेंट ही था संबित, जिसके 55 मार्क्स थे। तो मतलब 2 साल सेकंड रैंक हमने प्रोड्यूस किया है। अब देखो अगले साल भी कोशिश कर रहा हूँ आप में से कोई बच्चा फर्स्ट या सेकंड रैंकर होगा, इसकी उम्मीद करता हूँ, है ना। उससे पहले 2022 में श्रुति थी जिसके थर्ड रैंक थे, है ना। जैम 2022 में थर्ड रैंक हमारा बेस था, श्रुति का 60 मार्क्स थे उसके उस टाइम। 2023 वाले में संबित था जिसके 55 मार्क्स थे, सेकंड रैंक था। 2024 में ये मनोप्रिया थी जिसका अभी 90.33 मार्क्स है, मतलब 90 नंबर है, 90 प्लस मार्क्स है, सेकंड रैंक। जो फर्स्ट रैंकर लड़का है इसको भी मैं जानता हूँ, मेरे कांटेक्ट में है ये। तो ये स्टूडेंट नहीं था मेरा, बट बातचीत होती रही है। तो ये एक्चुअली इसका रैंक जो है, इसके मार्क्स 93.33 है ना। सो 93.33 है। सो मतलब इस बार फर्स्ट रैंकर 93 पे चला गया क्योंकि पेपर इजी था, और चूंकि 23 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था तो बच्चों ने बहुत अच्छे प्रिपरेशन किए थे और पेपर आसान आ गया। तो ये था तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है और आगे जो क्वेश्चन आसान आ गए, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ऐसे ही हुआ इस बार, इसलिए 93.33 पे फर्स्ट रैंक था, सेकंड रैंक 90 पे था। तो सेकंड रैंक वाला ना इसने बॉम्बे चुना है। तो जनरल के लिए ओपनिंग रैंक था, 2 रैंक वाला बच्चा ने चूज किया 2 से, और लास्ट स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी का था वो 26 रैंक का है। ईडब्ल्यू में 29 रैंक से स्टार्ट हुआ है और 47 रैंक पे मतलब क्लोज हुआ है ना ये फर्स्ट राउंड। ओबीसी के लिए 27 रैंक से स्टार्ट हुआ है और 28 रैंक पे क्लोज हुआ है। एससी के लिए 179 रैंक से स्टार्ट हुआ है, 435 रैंक पे क्लोज हुआ है एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 120 रैंक से स्टार्ट हुआ है, 915 रैंक पे क्लोज हुआ। अब तुम नोटिस करो एक चीज कि अगर कोई एसटी कैंडिडेट का बच्चा है तो उसके 915 रैंक है, तब भी उसका एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में इस बार हो गया। अभी ये फर्स्ट लिस्ट ही है, हो सकता है फोर्थ लिस्ट में ये जाके 1600-1700 रैंक तक पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है अगर सीटें खाली रह गई तो ये अभी फर्स्ट लिस्ट में 915 रैंक, और 915 रैंक का मतलब इसे कितने मार्क्स रहे होंगे इस बार, किसी को आइडिया बताओ, एक बार देख लेता हूँ। सो मार्क्स वैसे रैंक मैंने बनाए थे वीडियो, मुझे याद नहीं है। 900 रैंक का मतलब है मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 20-22 ना, हाँ वही, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होगा। सो क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, तो मतलब ये तुम्हें देखना पड़ेगा। तो जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि 26 रैंक। अब मान लो सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आएगी, थोड़ा रैंक ऊपर जाएगा, ये 30-35-40 तक जा सकता है। तो जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है, बॉम्बे में 40 रैंक के अंदर आपको आना पड़ेगा, तब बॉम्बे मिलेगा। जैसे कानपुर में देखो 1 से 58 तक गया है, तो ये अभी खींच के आगे 3-4 लिस्ट आएगी तो जाके ये 70-80 तक जाएगा, जा सकता है, कम में भी जा सकता है, डिपेंड करता है ना। ओबीसी का देख लो, तो बॉम्बे में ईडब्ल्यूएस का 29 से 47, यहाँ पे कानपुर में 63 से 100, है ना। बॉम्बे में 27 से 80 और यहाँ 81 से 178। तो कानपुर में 178 रैंक तक का एडमिशन इस बार हुआ है, ठीक है ना, ओबीसी में। तो ये आगे और जाएगा। सो ये है एसटी में 550 रैंक तक हुआ है अभी, और एसटी में 1200 रैंक तक, है ना। तो जो आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स में जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनका 1200 रैंक पे भी एडमिशन हुआ है, 1212 रैंक जो है उसका एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो ये है। बाकी और इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटी बॉम्बे में एक और कोर्स आपके लिए है, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, तो ये को 22 रैंक। हाँ बोलो, कुछ पूछना है किसी को? तो ये 22 रैंक वाला हमारा बच्चा ही है, 22 रैंक का नीरज है। सो नीरज, जबकि ये इसने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, और वो जैम दे के 22 रैंक 22 रैंक लाया है ना नीरज। तो उसका हुआ है। उसके बाद है ना, मतलब ये एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, तो ये ऑपरेशन रिसर्च है ना, जैसे मैथमेटिकल साइंस के 4 ब्रांचेस मेजर हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और ऑपरेशन रिसर्च। तो हालांकि अब कंप्यूटर साइंस का इतना डिमांड बढ़ गया कि एक अलग एरिया ही हो गया और अलग ब्रॉड एरिया हो गया है। पहले जब शुरू में ये कंप्यूटर साइंस एक मैथमेटिकल साइंस का ही ब्रांच है ना, कि इनके मैथमेटिक्स से ही निकला हुआ है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि वो कंप्यूटर और कंप्यूटेशन पार्ट आ गया तो इसलिए वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, और क्योंकि टेक्निकली दुनिया इतना एडवांस हो गया है तो उसमें कंप्यूटर साइंस का एक अलग इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए वो अलग हो गया है। अदरवाइज ठीक है। सो ये एमएससी ऑपरेशन रिसर्च अगर किसी को करना हो, इसी में आईआईटी बॉम्बे में एक एमटेक ऑपरेशन रिसर्च भी होता है। तो एमटेक के लिए आपको गेट निकालना पड़ेगा, और गेट में एडमिशन, गेट निकाल के एमटेक में एडमिशन वो बच्चा ले पाएगा जिसका 4 ईयर बीएस डिग्री है या एमएससी कंप्लीट है, तभी, वरना बीएससी के बाद आप एमटेक नहीं कर सकते। कई सारे बच्चों का क्वेरी रहता है क्या हम बीएससी के बाद एमटेक कर सकते हैं ना। तो जैसे एमएससी ऑपरेशन रिसर्च आईआईटी बॉम्बे में, वैसे ही सेम डिपार्टमेंट आईईओआर डिपार्टमेंट है,
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये एमटेक ऑपरेशन रिसर्च में ऑफर करती है, तो वो गेट के थ्रू ऑफर करती है। पीएचडी भी ऑफर करती है कंप्यूटर साइंस, पीएचडी इन ऑपरेशन रिसर्च, जो गेट या नेट के थ्रू हो सकता है ना। अब इस बार इन्होंने बीएससी ऑपरेशन रिसर्च भी शुरू किया है डिपार्टमेंट ने, तो बीएससी ऑपरेशन रिसर्च के लिए आईआईटी जेईई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये सारे कोर्स इनके पास, बीएससी ऑपरेशन रिसर्च, एमएससी, पीएचडी, एमटेक सब है, ठीक है। फिर आईआईटी पलक्कर में आप इस बार, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है, इस बार ही हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपको एमएससी मैथमेटिक्स स्टार्ट किया इन्होंने, कि एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन चाहिए, तो ये मेनली जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो जैम एमएस में भी ठीक ठाक रैंक ले आते हैं, तो उनको ये मिल सकता है। तो ये चूंकि एमए एमएस दोनों से एडमिशन होगा इसमें, जैम एमए से भी, जैम एमएस से भी। यहाँ भी हालांकि एमए और एमएस दोनों से एडमिशन होता है, तो ये सिर्फ एमएस का रैंक दिया गया है, एमए का भी आप देख सकते हो, ये है। तो यहाँ एमए एमएस का कंबाइंड है, तो ये मिला है आपके पास। यहाँ पे एक और ऑप्शन है आईआईटी तिरुपति का एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कोर्स का नाम है, ठीक है, एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और इसमें 48 रैंक वाले बच्चों को मिला है, ये जनरल में 64 तक को मिला है, तो ये अपग्रेड हो सकता है बाद में। इधर ईडब्ल्यूएस में किसी ने एडमिशन लिया नहीं आई थिंक, तो किसी ने, है ना, तो इसको ऑफर नहीं मिला या कोई होगा नहीं कहीं। और ये ओबीसी में 185 से 187 जी सर। जी नीरज, नीरज, हाँ जी। आपने उसका इंटरव्यू नहीं देखा? उसने मेरे साथ एक इंटरव्यू है, मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप देख लेना। मैं अभी शेयर कर देता हूँ वो। एक्चुअली जब इसका बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी है नीरज का। ये एक स्कूल टीचर था, ये सुबह 7 बजे स्कूल जाते थे, 8 से 2 स्कूल में पढ़ाता था, 3 बजे वापस आता था। 3 बजे के बाद समझो ये अपना सेल्फ स्टडी शुरू करता था, शाम को हमारी क्लासेस भी करता था, रिकॉर्डेड देखता था। और उसके बाद भी इसने 22 रैंक अटेंड किए स्कूल में पढ़ाते हुए। ये हैदराबाद, आई थिंक हैदराबाद के किसी स्कूल में पढ़ाता था। सो उसका इंटरव्यू है हमारे चैनल पे, अब मैं उसका शेयर कर देता हूँ आप लोग को। मार्क्स एग्जैक्ट तो याद नहीं, बट मैं गेस कर देता हूँ, या मेरे पास है मार्क्स वर्सेस रैंक का, मैंने वीडियो बना रखा है, एक्चुअली सब कुछ याद नहीं रहता, तो मैं इसका एक शेयर कर देता हूँ जिन लोगों को, एकलव्य वाले में कर देता हूँ। तो ये नीरज का आप वीडियो देख सकते हो, है ना। 80 मार्क्स जो है, जिस बच्चे का 80 मार्क्स है, मैं एक बार स्कोर देख लेता हूँ, ड्राइव में होगा, फोटोज बच्चों ने भेजे थे ना। तो कब रिजल्ट आया था? 20 मार्च करीब। सो जैसे जैम एमएस में 64 मार्क्स पे 39 रैंक है। तो एक बार नोट करना जो पॉइंट बोल रहा हूँ, तुम चाहो तो लिख सकते हो। 64 मार्क्स पे 39 रैंक है। और कहाँ गया बाकी? पहले गेट का स्कोर रैंक आया था, नहीं फिर जैम का आया था। थर्टी वन मार्क्स पे 413 रैंक है, तो 400 रैंक 31 मार्क्स पे है। और मैंने वो वीडियो एक बना रखा है ना मार्क्स वर्सेस रैंक का, वहां मिल जाएगा, मैं देख लेता हूँ। तो क्योंकि एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितने मार्क्स पे क्या है, बट टॉपर्स के याद है कि 93 पे ये था, जैसे बताया 31 पे 400 रैंक है, तो इसके करीब 31 पे 400 है, तो 80 मार्क्स। अच्छा, 100 रैंक इस बार अराउंड 50 के आसपास था, 50 मार्क्स के आसपास 100 रैंक था। जैसे 34, हाँ 45 के आसपास हो, क्योंकि गेट में 45 पे 22 रैंक है नवीन का। जैम में रुको अभी 1 मिनट दो मुझे, मैं ढूंढ लेता हूँ। सो अच्छा, वो उसमें पड़ा हुआ एक्चुअली ड्राइव में भी ना, तुम्हें एक मिल जाएगा मार्क्स वर्सेस रैंक का वो। लेकिन फिर भी आईआईटी एग्जाम 2024 का ना, आईआईटी एग्जाम 2024, हाँ ये मैंने बना रखा, रुको। सो यहाँ पे है,
देखो अब तुम क्या पूछ रहे थे, 80 मार्क्स पे ना, 56 मार्क्स पे 75 रैंक है, ठीक है, 56 मार्क्स पे 75 रैंक है, अराउंड 55 मार्क्स पे 90 रैंक है। अब देख लो तुम, 56.67 मार्क्स पे 75 रैंक है, और 56 मार्क्स पे 55.67 मार्क्स पे, एक मार्क्स पे देखो 15 रैंक का गैप हो गया, मतलब 55.67 पे 75 रैंक है, 55.67 पे 90 रैंक है। अब तुम एक बार लिख ही देता हूँ, देखो तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो इस बार चूंकि आसान था एग्जाम, तो इसीलिए सो मार्क्स वर्सेस रैंक जैम एमएस 2024 है ना। सो जो AIR 1 था वो 93.33 पे था, AIR 2 था वो 90.33 पे था। फिर फास्ट फॉरवर्ड में अगर जाऊं तो जैसे थोड़े आगे का बता देता हूं, जैसे अब 24 रैंक का ही ले लो। सो 24 रैंक जो है, मतलब पूरे नहीं बता रहा ना, 71 मार्क्स पे है। 22 जैसे नीरज का था वो 72 मार्क्स था, नीरज जो बताया था 22 रैंक है 72 मार्क्स पे, 71 पे 24 रैंक है। फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ जाता हूँ, जैसे 59 पे 64 रैंक है, 64 रैंक है 59 पे। इधर आगे जो तुम कह रहे थे ना 55.67 है, 55.67 पे 90 रैंक है, ठीक है, और 56.67 पे 75 रैंक है, एक मार्क्स के गैप पे 15 का गैप वो हो गया। सो इस तरह से है। फिर जैसे 52 मार्क्स पे 120 रैंक है, अच्छा यहाँ मार्क्स यहाँ उल्टा हो गया, रैंक मार्क्स है ना। सो समझ आ गया, तुम्हारा आंसर मिल गया क्वेश्चन का, तो हाँ ठीक है। 122 रैंक किस पे, कहाँ पे, बॉम्बे में। अच्छा इस बार अभी कितना दिखा रहा है, इस बार कहाँ गया है, अभी नहीं नहीं, ये तो फर्स्ट लिस्ट है ना, ये बढ़ेगा अभी है? अच्छा वहां फर्स्ट में 122 था, अच्छा ठीक है फिर, सो बढ़ सकता है जैसे, अच्छा चेंज ही नहीं हो क्योंकि वो सीट फुल हो गई होगी ना। अगर मान लो जो सीटें फर्स्ट लिस्ट में ही फुल हो गई तो फिर वो अगला राउंड में मिलेगा नहीं किसी को। होता क्या, कोई बच्चा अपग्रेड कर लिया, एग्जाम्पल के लिए मान लो कानपुर में है, अब कोई बॉम्बे में एक्सेप्ट सीट छोड़ देता है, मान लो किसी वजह से कोई ISI चला जाए या कोई और वजह, ISI तभी रिजल्ट नहीं आया होगा, मतलब किसी और वजह से छोड़ दिया सीट उसने, तो फिर एक कानपुर वालों को बॉम्बे कई बार मिल जाता है, अपग्रेड हो जाता है, तो वो खाली होती है, इस तरह चेंज होता है, अदरवाइज सेम ही रहेगा जो आप कह रहे हो। तो अभी तो 80 तक ही गया है ना, इस बार तो 80 पे भी क्लोज हो गया क्योंकि बीच में OBC बच्चे ज़्यादा रहे होंगे इसीलिए, तो इसीलिए हाँ, जैसे मोहित हमारे यहाँ 113 रैंक है, उसको कानपुर मिला है, यस। तो सर यहाँ पे जो ओबीसी है वो क्या एनसीएल है या नॉर्मल ओबीसी? नहीं ऑब्वियसली OBC NCL ही होगा, नॉन क्रिमिनल। सर जो ओबीसी एनसीएल माने जो एक साल के लिए वैलिड रहता है, तो वो क्या एग्जाम के बाद रिजल्ट के बाद देना पड़ेगा या जब फॉर्म फिलअप करूंगा तब? फॉर्म फिलअप करोगे जनरली क्या होता है, अप्रैल से मार्च के बाद का मांगते हैं वो लोग, जैसे अभी सबमिट करना पड़ेगा तो आपको उसी साल का, एक साल के अंदर का होना चाहिए, आप सबमिट करते तो विद इन 1 ईयर का होना चाहिए, ये है। तो वो लिखा रहता है डेट, जैसे जैम में जैसे अभी फॉर्म भरना आप स्टार्ट करोगे तो अभी जो बच्चे इस साल अभी अभी OBC रिपोर्ट दे रहे होंगे तो ये मार्च के बाद का होना चाहिए, इस तरह से मांगते हैं, तो दोबारा बनवाना पड़ेगा आपको। हाँ, मतलब अब वो भी मतलब वो मतलब विद इन 1 ईयर का ही मांगते हैं ये लोग, कि जैसे एक डेट दिया होता है जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो उसमें डेट दिया होगा कि आपका OBC या EWS सर्टिफिकेट जो है इस डेट के बाद का होना चाहिए, ऐसा लिखा रहेगा। हाँ मतलब अपलोड तो करना होगा, जस्ट एज ए प्रूफ कर सकते हो, हाँ या अंडरटेकिंग दे सकते हो। जी एक तो नाम का डिफरेंस है, एक तो MSc मास्टर इन साइंस है, दूसरा MSc इन मतलब मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और दोनों का एंट्री लेवल अलग अलग है। यहाँ जैम MS से एडमिशन हो रहा है MSc में, और वहाँ उसका अलग निमसेट एग्जाम है ना। और प्लेसमेंट आई थिंक कॉमन इन लोगों का होता है जहाँ तक मुझे पता है, कि कंपनीज आती हैं दोनों कोर्स का, मतलब क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ही दोनों करवाती है ना,
एमएससी भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ही करा रही है, एमसीए भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट करा रही है, लेकिन दोनों का कोर्स अलग है, थोड़े कोर्स स्ट्रक्चर अलग होगा। और थोड़ा प्लेसमेंट का मतलब स्टैट्स का तो बहुत अच्छा पता है मुझे, एमसीए का ही बहुत अच्छा है, जैसे बच्चे बता रहे थे कि वहाँ एमसीए का भी अच्छा प्लेसमेंट है। तो डिफरेंस मेजरली वही कोर्स स्ट्रक्चर का होगा, कि कोर्स स्ट्रक्चर उनका अलग होगा, है ना, थोड़ा अलग होगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तुम एक बार उनके एनआईटीसी की वेबसाइट पे जाकर कंपेयर करो कि इनमें क्या क्या कोर्सेस हैं, उनमें क्या क्या कोर्सेस हैं, और प्लेसमेंट वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो उनका डेटा क्या है और इसका डेटा क्या है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एमसीए की जानकारी तो नहीं है, एमएससी का है कि हाँ एमएससी में अच्छा अच्छा प्लेसमेंट वहाँ पे होता है एनआईटीसी में, तो वो एमएससी कंप्यूटर साइंस डिग्री मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप एडमिशन, ये पहला वाला छोड़ के, ये एमएससी जियोलॉजी क्यों आ रहा है, बट हमारे लिए ये ऑप्शन है आपके लिए, ये 1 2 3 4 5, तो आईआईटी में आपके पास जस्ट 5 ऑप्शन है आईआईटीज में। उसके बाद अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एनआईटी त्रिची एमएससी कंप्यूटर साइंस है, या बहुत सारे और एनआईटीज हैं जो एमएससी मैथमेटिक्स ऑफर करती है, लाइक आईआईटी पलक्कड़। जैसे आईआईटी पलक्कड़ एमएससी मैथमेटिक्स ऑफर कर रही है, वैसे ही एनआईटी मेघालय, एनआईटी दुर्गापुर है, एनआईटी, कई सारे एनआईटीज हैं जो आपको एमएससी मैथमेटिक्स ऑफर करेगी जैम एमएस के स्कोर पे। फिर आईआईटी, एनआईटी, आईएससी बैंगलोर में भी आप ले सकते हो एडमिशन। तो आईएससी बैंगलोर में डायरेक्ट मार्क्स पे एडमिशन नहीं होगा, वहाँ इंटरव्यू देना पड़ेगा अलग से आपको, तो उसको आप इंटरव्यू दे के देन आप वहाँ पे वो कर सकते हो, इंटरव्यू देने के बाद आपका वहाँ पे एडमिशन हो सकता है, ठीक है ना। सो उसके लिए आपको अलग से इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू देने के बाद फिर डिसाइड होगा कि आपको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। और आईएससी में चूंकि वहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स है इन मैथमेटिकल साइंस, ठीक है। तो आईएससी हो गया, आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आइजर्स कुछ है, आइजर्स का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जैसे आइजर मोहाली है, पुणे है, तिरुवनंतपुरम है, या और भी आइजर्स हैं, भोपाल है। इस तरह से जो आइजर्स है ये लोग भी जैम एमएस पे आपको ऑफर करते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी इन मैथमेटिक्स, इनके यहाँ मैथमेटिक्स कोर्सेस हैं, लेकिन जैम एमएस वालों को भी ये लोग ऑफर करते हैं अगर चाहो एडमिशन लेना चाहो तो। फिर ट्रिपल आईटी उसके बाद आता है, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे है, तो वो वहाँ पे एमएससी डेटा साइंस कोर्स है, एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स है, ऐसा कुछ मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एमएससी इकोनॉमिक साइंस है। सो ये सब कोर्सेज हैं वहाँ पे, 3 मेजर ये कोर्सेज हैं। और भी ट्रिपल आईटी आई थिंक एक तो लखनऊ है याद, और कोई और पुणे में कोई डिफेंस इंस्टीट्यूट है समथिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी शायद, हाँ ये ऐसा कुछ। तो वो भी आपको ऑफर करती है एमएससी इन डेटा साइंस जैम एमएस के रैंक पे। तो ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो जैम एमएस क्वालिफाई करके। तो कोर्सेज जो हैं जैसे एनआईटी त्रिची में एमएससी कंप्यूटर साइंस है, तो आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी डेटा साइंस, एमएससी मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कोर्सेज, एमएससी इकोनॉमिक साइंस, ये सब कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं थ्रू जैम एमएस, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एडमिशन आईआईटीज में कहाँ ले सकते हो। अब मैं थोड़े से आगे आता हूँ। तो ये फर्स्ट लिस्ट चूंकि यहाँ पे थी, तो ये हमने जस्ट ओपन किया, ओपन क्लोजिंग रैंक था, और है ना ये तो अभी पोर्टल चल रहा है। बाकी तुम्हें और कुछ जानकारी लेना हो तो यहाँ पे है, जैसे कहाँ कितनी सीटें हैं तो आप ये देख सकते हो, सीट मैट्रिक्स है, तो आपको हम लोग कौन से पेपर के हैं एमएस के, तो एमएस की बात करते हैं, तो ये आपके पास कहाँ पे इस साल कितनी सीटें थी आप ये देख सकते हो कि किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीटें हैं, है ना। तो इस बार का मैं कह रहा 5 ऑप्शन आपके पास है, सो यू हैव दिस 5 ऑप्शंस। आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैटिस्टिक्स में टोटल 48 सीट है। आईआईटी बॉम्बे ऑपरेशन रिसर्च एमएससी में सिर्फ 7 सीट है। आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैट्स में 62 सीट्स हैं। आईआईटी पलक्कड़ एमएससी मैथमेटिक्स में 21 सीट्स हैं, लेकिन इसमें दोनों कोर्स मिला के हैं, ठीक है ना, एमए और एमएस मिला के 21 कोर्स ऑफर होंगे। और आईआईटी तिरुपति में टोटल आपके लिए 5 कोर्स है, 5 सीट है, और 15 सीटें जैम मैथमेटिक्स के थ्रू है। तो जैम मैथमेटिक्स के थ्रू भी, तो इसलिए आप लोग जैम मैथमेटिक्स भी दे सकते हैं, जैम स्टैटिस्टिक्स भी दे सकते हैं। फिर वो प्रेफरेंस जैसे जो भी आपका पॉसिबिलिटी होगा एमए या एमएस के थ्रू वो मिलेगा, आपको अलग से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वो देखेंगे जो भी मिलना का, अच्छा ना। और जो हम लोग जैम एमएस में मैथमेटिक्स पोर्शन पढ़ेंगे वो ऑलमोस्ट 70 to 80% अराउंड कवर करता है जैम मैथमेटिक्स के सिलेबस को। जो जैम एमएस में 30 मार्क्स का सिलेबस है, सेम सिलेबस जैम मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स का है। तो वहां से आप समझो कि यहाँ 30 मार्क्स के प्रिपरेशन में आपके वहाँ 80 मार्क्स का प्रिपरेशन हो रहा है, सिलेबस कॉमन है। वहाँ बस 2 टॉपिक छूट जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन और ग्रुप थ्योरी, ये 2 टॉपिक है जैम मैथमेटिक्स में जो हम नहीं करेंगे। अदरवाइज जैम मैथमेटिक्स के पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, ये जो 30 मार्क्स हमारा जो है इसमें, क्योंकि जैम एमएस में 70 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स होगा, 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स होगा।
तो इसलिए आप जैम एमए का भी एग्जाम दे सकते हो, जैम में दोनों अलाउड है, गेट में भी दोनों अलाउड है, गेट स्टैटिस्टिक्स भी दे सकते हो और गेट मैथमेटिक्स भी दे सकते हो, आप दोनों अलाउड है, ठीक है। तो इस तरह से है। ये आईआईटी तिरुपति एमएससी मैथमेटिक्स दोनों ऑफर करती है, तो कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होगा? नहीं, मिक्स कोर्सेस है, एक सेमेस्टर में है तो 3 स्टैटिस्टिक्स का कोर्स होगा, 3 मैथमेटिक्स के होगा, ऐसे करके आप कोर्स करिकुलम वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ये अवेलेबल है आईआईटी तिरुपति की वेबसाइट पे जाके ना, इसका कोर्स करिकुलम आप चेक कर सकते हो। तो इसमें मैथमेटिक्स के कोर्स भी होंगे, स्टैटिस्टिक्स के कोर्स भी होंगे, दोनों होंगे, ठीक है। जैसे ये एमएससी जहाँ मैथमेटिक्स है तो इसका मेजर मैथमेटिक्स होगा, यहाँ एमएससी स्टैटिस्टिक्स है तो इसका मेजर स्टैटिस्टिक्स होगा, यहाँ पे क्या मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कोर्सेज दोनों के कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ कोर्सेज स्टैट्स के भी पढ़ाए जाएंगे, है ना, मतलब 25% लगा लो स्टैट्स के कोर्स यहाँ मिलेंगे, इसमें हो सकता है आपको 25% मैथ्स के कोर्सेज मिलेंगे, लेकिन यहाँ हो सकता है 50-50 का ऑलमोस्ट रेशियो लगा लो, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से है, क्योंकि पढ़ना दोनों में, जैसे आप रे एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ये हर जगह मिलेगा, एमएससी स्टैटिस्टिक्स में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कैलकुलस पोर्शन है और जो लीनियर अलजेब्रा वहाँ भी आएगा आपके पास, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ये सब आएगा ही, तो ठीक है। थोड़ा सा जोर से बोलो, यस साइक या यस। Yes, actually, JAM Statistics full syllabus covers 70 marks syllabus of the GATE statistics. Okay, approx 65 to 70. तो अगर मैं मतलब अगर कम करके बोलूं तो अराउंड 65 मार्क्स। सो 100% syllabus, 100 marks syllabus of JAM covers 65 marks in GATE, and the rest 35 marks contains 15 marks aptitude एंड सो अगर मैं ऐसा बोलूं आपको, सो एक महीने का हमने सिलेबस, अभी गेट का बैच जो हमारा 1 मई को स्टार्ट हुआ था अर्जुना 1, जिसका टाइम है 9:30 to 11, सो आज भी क्लास होगी, डेली क्लास है, सो यू कैन ज्वाइन देयर। एंड जो सिलेबस कवर हो गया यू कैन कवर फ्रॉम रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, यू क्लिक ऑन द नेम, यू विल सी डिस्क्रिप्शन देयर, सो वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, यू कैन एक्सेस थ्रू दैट। एंड जो सिलेबस कवर हो गया, इफ यू वांट टू कवर इन लाइव क्लास तो आप इसमें कवर कर सकते हो। सो नेक्स्ट 1 month इफ यू ज्वाइन दिस बैच तो वो सिलेबस आपका इसमें कवर हो जाएगा लाइव में, रिकॉर्डिंग कैन सी देयर लाइव में, क्योंकि जो अभी गेट में पढ़ा रहा हूँ वो जैम का ही कंटेंट है एक्चुअली। सो आई सेड ऑलरेडी कि जैम जो है पैटर्न एग्जाम का, इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं एंड ये 100 मार्क्स का होता है। गेट में एक्चुअली 65 क्वेश्चंस आते हैं और ये भी 100 मार्क्स का है, ठीक है ना। सो जो 100 मार्क्स, दिस 100 मार्क्स ऑफ जैम विल कंट्रीब्यूट हेयर, ये जो है तो इसमें आपका 65 प्लस 20 प्लस 50, तो ये जो 65 मार्क्स है गेट का, दैट इज द जैम सिलेबस, ये जैम सिलेबस से भी आएगा, एंड दैट्स व्हाई जैम पीपल इजीली क्वालिफाई गेट एग्जाम, क्योंकि जो जैम 100% ट्राई करता है, सो वो तो 65 मार्क्स का ऐसी तैयारी हो गई उसकी, एंड 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है। सो एप्टीट्यूड इज एक्चुअली वही जनरल बेसिक मैथमेटिक्स या रीजनिंग, इस तरह से होते हैं जो बहुत इजी है, इसके लिए बहुत सेपरेट प्रिपरेशन नहीं चाहिए। तो जैम स्टूडेंट कैन इजीली अटेम्प्ट 65 प्लस 50, 80 मार्क्स क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो 20 मार्क्स हैं, दिस हैज 4 टॉपिक, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस and non-parametric statistics. So these are the 4 extra topic other than JAM syllabus: stochastic process, regression analysis, multivariate analysis and non-parametric statistics. So that almost cover 20 marks. So approx 5 marks each समझ सकते हो आप. So that is the extra 20 marks. So ये GATE का है. So JAM people can easily qualify GATE exam. और JAM का JAM result valid for just 1 year. अगर आपने 2025 में JAM qualify किया, so you have to take admission into 2025 only, ठीक है। फिर आपको
2026 में वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन गेट में ऐसा नहीं है। गेट एग्जाम इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। तो नेक्स्ट 3 ईयर इन द सेंस कि जो जो बच्चा अभी क्वालिफाई किया, सपोज 2024 का एग्जाम क्वालिफाई किया, so it can be used in 2024, 2025, 2026, so till 2026 तक वो उसी गेट स्कोर को यूज कर सकता है, चाहे वो एमटेक एडमिशन हो। सो जैम का पर्पस है एडमिशन इनटू एमएससी एट आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, आइजर्स, ट्रिपल आईटी एंड सो ऑन। गेट का पर्पस है एमटेक एडमिशन और पीएचडी एडमिशन, कोई एक इन आईआईटी और एनआईटी, एंड देन अदर ऑप्शन इज some PSUs offer job through GATE score। ठीक है, जैसे मैं भी 2022 में 2022 गेट में मेरा रैंक 21 था, 19 था, नहीं 21 था हाँ, और 2023 गेट में मेरा 3rd रैंक था। तो 2022 में एक वैकेंसी आई थी क्रीस की, क्रीस है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसा कुछ है जो रेलवेज का है। तो उसमें वैकेंसी आई थी असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट का, मैंने भरा था उस समय, तो मेरा मतलब जॉब ही ऑफर हुआ था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो इस तरह से होते हैं, अच्छा सैलरी अराउंड 80 to 90,000 पर मंथ मिल रहे थे ना, अराउंड 10 लाख रुपीज पर ईयर का था अप्रॉक्स, 10-12 लाख लगा लो, तो अच्छा था वो। तो वो कई बार जॉब भी ऑफर होते हैं। तो ये आपका इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, जैम एग्जाम क्या है, गेट क्या है ना, जैम में कितनी सीटें हैं। सो दीज आर द इंस्टीट्यूट्स यू कैन टेक एडमिशन इनटू। टोटल इसको ऐड करोगे तो अराउंड, अच्छा इन्होंने टोटल कर भी दिया है, बहुत बढ़िया, टोटल करके भी दे दिया ना, 143 टोटल सीटें हैं, लेकिन उसमें भी यहाँ पे कुछ एमए वाले भी जाएंगे, है ना। ये जो 21 सीट है तो इसमें एमए वाले भी जाएंगे, तो हाफ हाफ कर लो, चलो हाफ मान लो 11 सीटें उनकी, 10 ही लगा लो इसमें से, ये 10 घटा लो, सो 133 अप्रॉक्स कर लो, तो अप्रॉक्स 130 मान लो, तो 130 सीटें तुम्हारी है अप्रॉक्स जो आईआईटी में एडमिशन होंगे। रैंक मैंने बताई थी, अभी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आई हुई है, तो आपको ये पता चल गया किस रंग के बच्चों को अभी एडमिशन ऑफर हुआ है। तो आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको किस रैंक के अंदर आना पड़ेगा, है ना। सो ये आपको देखना पड़ेगा। और मार्क्स डिपेंड करता है लेवल ऑफ एग्जाम, मैंने पहले भी बोला है, इट्स नॉट लाइक इस बार जैसे मार्क्स आया फर्स्ट रैंक 93 तो अगले बार भी 93 होगा, ये डिपेंड करता है एग्जाम का लेवल क्या है। जैसे मैं अभी कंपेयर करके बता देता हूँ, जैम 2022 में फर्स्ट रैंक 69 मार्क्स पे था, ठीक। मैं बात कर रहा हूँ AIR 1 की, ये 2022 में 69 मार्क्स पे था, 2023 में 59 मार्क्स पे था, 2024 में ये है कितना था, अप्रॉक्स 93 मार्क्स, सो 93 94 लगा लो। तो अगर यही बच्चा यहाँ भी आता तो ये भी इतना ही स्कोर करता है अप्रॉक्स, ये बच्चा यहाँ एग्जाम देता तभी इतना ही स्कोर करता। तो इट वाज द एग्जाम लेवल जिसने मार्क्स को ऊपर नीचे किया है, इट्स नॉट लाइक स्टूडेंट, हर साल लगभग स्टूडेंट वही उसी लेवल के रहते हैं। सो ये डिपेंड करता है एग्जाम का पेपर कैसा है उसके हिसाब से। इस बार का पेपर इजी था तो इतना स्कोर कर लिया, पिछले बार डिफिकल्ट था तो इतना कर दिया। सो है ना, और इजी आने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होना है, और डिफिकल्ट आने से कोई नुकसान नहीं होना है। इजी सबके लिए इजी है, डिफिकल्ट सबके लिए डिफिकल्ट है। एक बच्चा जो बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है तो पेपर चाहे इजी है चाहे डिफिकल्ट है, उसका रैंक वही रहेगा, मार्क्स ऊपर नीचे जरूर हो सकता है लेकिन रैंक सेम रहेगा। अभी जैसे कंपेयर कर रहा था, मैं बता रहा था तुम्हें, इस बार अराउंड 50 मार्क्स में 100 रैंक है, पिछले बार 30 मार्क्स में 100 रैंक था, 30 मार्क्स में 100 रैंक था। कोई बच्चा सोचे कि सर पेपर इजी आ गया इसलिए मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मार्क्स तो अच्छा आया था, लेकिन इजी आया तो सबका वो हो गया। पिछले बार बच्चा बोला सर पेपर बहुत डिफिकल्ट है इसलिए मार्क्स कम आए, स्टिल एडमिशन हुआ। तो रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ना तुम्हें, चाहे पेपर आसान है डिफिकल्ट है, तुम जिस लेवल के हो रैंक उतने ही आएंगे, मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज इट इज रेस्पेक्ट टू एग्जाम लेवल। तो इसलिए तुम्हें इस बात का टेंशन नहीं लेना कि एग्जाम आसान आ रहा है, तुम्हें अपना बेस्ट प्रिपरेशन करना है, यू हैव टू, है ना, एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करना है। जितने भी मार्क्स आएंगे रैंक डिसाइड करेगा तुम्हारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, मार्क्स डिसाइड नहीं करेगा ना, रैंक डिसाइड करेगा। सो रैंक है, मैं बोल रहा हूँ जो बच्चा फर्स्ट रैंकर है, जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, तो पेपर आसान आएगा तब भी फर्स्ट रैंक आएगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा तब भी फर्स्ट रैंक आएगा, क्योंकि यहाँ रिलेटिव है तो तुम्हें बेस्ट परफॉर्म करना है, चाहे आसान हो चाहे डिफिकल्ट एग्जाम, यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट। ये ठीक है। एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च था। जब मैं एडमिशन लिया था, मैं चूंकि इसी कोर्स में एडमिशन लेने गया था, मतलब मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली मैं 2019 से 21 में, है ना,
मैंने एमएससी किया है, और उस समय जो अभी एमएससी स्टैटिस्टिक्स आईआईटी बॉम्बे में है, जो ये आप देख रहे हो कि यहाँ एमएससी स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे जो डिग्री मिला है उसमें है एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, है ना, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो ये मेरे पास ये डिग्री है। तो एक्चुअली मैं कोर्स इसी में एडमिशन लेने गया था, लेकिन जब मैं प्रेफरेंस भर रहा था तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस एएसआई को ही भर दिया था, और ये फर्स्ट प्रेफरेंस ही मुझे मिल गया। तो मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं कि मैं सेकंड प्रेफरेंस ले सकूं। तो ये प्रेफरेंस होता है ना, तो जैम में अगर जो टॉप प्रेफरेंस अगर वही मिल गया तुम नीचे नहीं आ सकते। अगर सेकंड प्रेफरेंस मान लो मिला तुम्हें, तो नेक्स्ट राउंड में हो सकता है अपग्रेड होकर फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो चूंकि मेरा इंटरेस्ट ओआर में ही था उस समय, क्योंकि मैं एमएससी मैथमेटिक्स में करके गया था ऑलरेडी दिल्ली से, तो मैं ओआर में ही करने, लेकिन वो मैंने, मुझे लगा था एएसआई तो मिलेगा नहीं मुझे, तो इसलिए मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस एएसआई को डाल दिया था, और वो मिल गया। तो मेरे पास ऑप्शन खत्म हो गया, तो मैंने फिर मजबूरी में एमएससी किया, लेकिन अच्छा ही हुआ। तो वही चीज़ था। तो ये अभी इसका नाम हट गया, सिर्फ एमएससी स्टैटिस्टिक्स हो गया। और ये एक्चुअली आप जो इसकी बात कर रहे हो एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, अब इसका नाम हो गया है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। तो जब ये कोर्स था, मैं आपको बता दूं, तब पता है क्या प्रॉब्लम थी, आपको 3 साल बाद एमएससी डिग्री मिल रही थी। मतलब जो लोग ये किए हैं आप अगर जानते होंगे, जो सीनियर लोग हैं, तो जैसे मेरे साथ का तुषार है जिसके साथ मैंने सेशन किया था, तो उस समय सिस्टम ये था, जब ये कोर्स था तो एमएससी, जिनको एमएससी डिग्री लेके एक्सिट लेना है मान लो, तो तुम्हें 3 साल के बाद एमएससी की डिग्री मिल रही थी। तो वो थोड़ा बच्चों को 1 साल का लॉस हो रहा था ना, 5th सेमेस्टर में जाके प्लेसमेंट होता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब सिस्टम हटा दिया, तो नॉर्मल एमएससी ओआर है। सो इन द थर्ड सेमेस्टर यू कैन डिसाइड कि तुम्हें अब प्लेसमेंट लेना है या पीएचडी में जाना है। तो ये तुमसे डिपार्टमेंट पूछता है कि तुम्हें पीएचडी करनी है या, है ना, थर्ड सेमेस्टर में, जब तुम अभी जैसे मान लो जो बच्चा अभी एडमिशन लेगा जुलाई 2024 में, तो वो जो दिसंबर 2025 आएगा उसमें वो थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट कर रहा होगा। तो दिसंबर में हर साल प्लेसमेंट सीजन चलता है, जैसे जो बच्चा पिछले साल एडमिशन लिया उसका 1 दिसंबर में प्लेसमेंट हो जाएगा। सो दिसंबर में प्लेसमेंट या पीएचडी दोनों आईटी बॉम्बे में राउंड चलता है, इंटरनल प्रोसेस जो है। तो आप, जैसे आपका जो क्वेश्चन है कि वो पीएचडी स्कीम है कि नहीं, तो मैं बता देता हूँ। तो थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाओगे, थर्ड सेमेस्टर के बाद जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जा रहे होगे, तो उस समय आपसे पूछा जाएगा आप प्लेसमेंट चाहते हो या पीएचडी में जाना चाहते हो। अगर आप प्लेसमेंट लेना, प्लेसमेंट का इंटरव्यू दो, पीएचडी में जाना, पीएचडी का इंटरव्यू दो। तो वहाँ पे पीएचडी इंटरव्यू में आपके ही प्रोफेसर होंगे जिन्होंने कोर्स पढ़ाए, वही लोगों की कमेटी होगी, तो बस एक रिव्यू प्रोसेस होगा। और अगर प्लेसमेंट में जाना है तो प्लेसमेंट में इंटरव्यू वो कंपनीज लेंगी जहाँ पे आप प्लेसमेंट चाहते हो। और अगर पीएचडी करना है तो उसी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे, तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपको पीएचडी कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है, सेम वहाँ भी है, यस वहाँ भी। हालांकि यहाँ पे एमएससी स्टार्ट, यहाँ भी दोनों ऑप्शन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अंकिता दरगर है, अभी आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर, मेरी क्लासमेट थी, उसने भी 19 to 21 एमएससी एएसआई किया। अब उसके पास ऑफर भी था, एक्सेंचर में इंटरव्यू दी, एक्सेंचर में उसने इंटर्नशिप किया था, प्लेसमेंट का भी उसके पास ऑप्शन था। बट उसने क्या किया, अपने डिग्री को इंटरव्यू देके सी कन्वर्टेड इनटू पीएचडी। अब उसका एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स चल रहा है आईआईटी बॉम्बे में। तो 19 to 21 एमएससी किया, और 21 के बाद वहीं पे उसने पीएचडी कंटिन्यू कर लिया। मेरी क्लासमेट है अंकिता, सो है ना, लिंक्डइन पे यू कैन सी, लिंक्डइन पे यहाँ मिल जाएगी, उसका यूट्यूब चैनल भी है अंकिता दरगर का। तो ये है, जब मैं था मैंने प्लेसमेंट लेके मैं एक्सिट कर लिया था, मैं प्लेसमेंट मेरा उस समय हुआ था बॉम्बे से। तो चूंकि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था, तो मैं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था 2021 में, फिर वो छोड़ के फिर मैं पीएचडी ज्वाइन किया था उसके बाद। या और लोग, तो वहाँ भी एमएससी स्टैटिस्टिक्स में भी वो ऑप्शन है बॉम्बे में, इवन एमएससी मैथमेटिक्स में भी वो ऑप्शन है। आईआईटी बॉम्बे में 3 एमएससी कोर्स है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, तीनों ऑप्शन है। हाँ वो तो पता है ना, वो 3 साल तक वैलिड है, तो आप उस टाइम भी दे सकते हो, या पहले अगर क्वालिफाइड है तो उसको यूज कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बहुत लोग कर, नहीं नहीं वो प्रोसेस नहीं, एक बार बाहर निकल गए तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आपकी एंट्री होगी फिर। मतलब अगर आप डिग्री लेके, हाँ डिग्री लेके आप बाहर निकल गए, तो बाद में अगर पीएचडी चाहिए तो आप में और जो बाहर से एमएससी किया उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा दोनों का। तो आपको गेट नेट निकाल के ही एडमिशन देंगे वो, वैसे एडमिशन नहीं मिलेगा, आपने वहाँ से एमएससी किया इसलिए तो वैसे पीएचडी नहीं मिलेगा, है ना। उसके लिए नेट गेट के थ्रू ही जाना पड़ेगा आपको। ओके
ओके जी, तो अब क्या जानना है, तो मैंने बता दिया कितनी क्या क्या इंस्टीट्यूट्स है आपके लिए, कितनी सीटें हैं, किस रैंक तक एडमिशन होगा, है ना, ये सब कुछ क्वेरीज हैं और देख सकते हो। बाकी कुछ लोगों को एलिजिबिलिटी का कंसर्न रहता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये देख लो एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, नो रेस्ट्रिक्शन नो रेस्ट्रिक्शन नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, नो 4 पे यहाँ बस एमएससी मैथमेटिक्स आईआईटी पलक्कर करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन है, बाकी जगह नो रेस्ट्रिक्शन है एट ग्रेजुएशन लेवल। ये ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा है कि ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, तो मतलब कोई ग्रेजुएशन संस्कृत में किया है वो भी चाहे तो आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानपुर से एमएससी मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में कर सकता है ना, एमएससी स्टैटिस्टिक्स में, ये नो रेस्ट्रिक्शन है। तो एक आर्ट्स का बच्चा जिसने बीए किया है संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में या हिंदी में, वो भी चाहे तो जैम एमएस क्वालिफाई करके आईआईटी बॉम्बे कानपुर से एमएससी स्टैटिस्टिक्स या एमएससी ऑपरेशन रिसर्च कर सकता है, इवन आईआईटी तिरुपति से भी। बस आईआईटी पलक्कड़ जाने के लिए एटलीस्ट 4 मैथमेटिक्स कोर्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में, ये है ना। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स कोर्स भी काउंट होगा, मैथमेटिक्स कोर्स का मतलब यहाँ स्टैटिस्टिक्स वाला भी काउंट होगा, तो ये है। तो ये यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बाकी जगह रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मिनिमम। ये होम पे आ जाते हैं। तो हमने अभी किसकी बात की, सीट मैट्रिक्स मैंने खोला था ना, मैंने ये सीट मैट्रिक्स ओपन किया था, ये ना सीट मैट्रिक्स ओपन किए थे। तो बाकी यही सब और देख सकते हो तुम लोग कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा, इसमें वही दिखाएगा, मुझे लगता है सेम ही दिखाएगा जो हमने अभी ओपन किए थे ना, ये भी वही दिखाएगा, ठीक है ना, ये वही है, क्योंकि इसमें सीट भी लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी भी लिखा हुआ है, इसलिए सेम ही चीज़ बताएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो और तुम एक्सप्लोर कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में क्या है, तो शेड्यूल टेस्ट पेपर्स, अच्छा AIR1 कैंडिडेट का ना यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो ये किस सब्जेक्ट में कौन सा बच्चा था और कितना मार्क्स था। तो ये जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ये विश्वायन है, विश्वायन घोष, इसके 93 मार्क्स है, और ये वही इसके CUET में भी इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। CUET जो अभी स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम हुआ था, CUET के थ्रू आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, DU BHU या जितने भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो इसी लड़के का जैम में भी फर्स्ट रैंक है और इसी लड़के का CUET में भी फर्स्ट रैंक है, मतलब हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो वेबसाइट पे ना सेम ही, तो जो बच्चा अच्छा है वो हर जगह अच्छा कर रहा है, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो जिसको नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, तो वो इसने जैम में भी फर्स्ट रैंक है और CUET में भी इसके फर्स्ट रैंक है, ये चीज़ है। तो हो सकता है यही बच्चा ISI क्वालिफाई करे फिर वो ISI चले जाए, तो ऐसे भी होते हैं ना, तो फिर वो जैम छोड़ के ISI चले जाएगा। तो देखो मैथ का इस बार कितना बुरा हाल था, तो मैं भी देख लो जैम मैथमेटिक्स का, इस बार जैम मैथमेटिक्स में 57 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक है, सोचो कितना डिफिकल्ट पेपर रहा होगा, कई बार 90 प्लस मार्क्स पे ही फर्स्ट रैंक आया मैथ, इस बार पेपर इतना डिफिकल्ट था कि 57 पे फर्स्ट रैंक आया है, जैम मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये है, पिछले साल उल्टा सिचुएशन था, तुम पिछले साल का देखोगे तो ये 90s में था और ये 59 था, इस बार रिवर्स हो गया। तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन से इंस्टीट्यूट पेपर बना रही है, उससे उसका कौन सा टीचर पेपर बना रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है क्या लेवल रहेगा। ओके, तो ये तो इन्फॉर्मेशन है, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर। तो बाकी मैं अपना बता देता हूँ, तो हम लोग लाइव क्लास ऐसी चलेगी डेली, और बाकी असाइनमेंट के लिए तुम लोग पता होगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो जिसमें भी ग्रुप में है, चाहे जो एकलव्या में है या अर्जुना में है, तो उनके डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव लिंक होगा, तो वहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यू विल रीच देयर। तो ये हमारा ड्राइव है, तुम अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहुँचोगे। सो देखो उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, वहाँ पे तुम्हें एक लिंक मिलेगा, ड्राइव लिंक फॉर असाइनमेंट ऐसा लिखा होगा, तुम लोग यहाँ पे पहुँचोगे, शायद जब क्लिक करोगे ये खुलेगा, फिर इसको खोलोगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स आएंगे, जो तुम्हें शुरू में बहुत कंफ्यूजन होगा क्या क्या है, पता ही नहीं चलेगा, है ना, इतने सारे फोल्डर्स हैं। सो हर फोल्डर में कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स हैं, तो आपको देखना है कि क्या है, तो इतने मटेरियल है कि तुम्हें, है ना, 2 4 10 20 साल लगेगा पूरे कंप्लीट करने में, लेकिन तुम्हें कोशिश करना है कि एक साल में मैक्सिमम यूज तुम कर पाओ जितना कर सकते हो, है ना। तो बाकी मैं बता देता हूँ तुम्हें कि जैसे जो तुम्हारे काम का फोल्डर है वो ये वाला है, ये वाला फोल्डर तुम्हें खोलना है जो तुम्हारे अभी काम का होगा, PYQ असाइनमेंट, है
ना, इसका नाम है PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज जैम/गेट। इसमें आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स मिलेगा। इसको अगर खोलोगे तो इसमें नॉन PYQ भी है, नाम मैंने PYQ रखा हुआ है, अदरवाइज अंदर नॉन PYQ असाइनमेंट्स भी है। देखो इसको ओपन करता हूँ। अब इसमें बहुत सारे फोल्डर फिर से है, ठीक है ना। तो जैसे अभी जो DPPs बन रहे हैं वो इसमें ऐड कर रहा हूँ, जो ओल्ड वाले हैं वो यहाँ मिलेंगे, मैथ स्टैट्स स्टैटिस्टिक्स, ये पिछले साल के इसमें ऑलरेडी बहुत सारे असाइनमेंट्स खोल के दिखा देता हूँ। तो इसमें बहुत सारे ऑलरेडी ये टॉपिक के असाइनमेंट ऑलरेडी इसमें हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, खुल रहा है ना ये भी। सो ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट ऑलरेडी इसमें हैं जो हमने लास्ट ईयर बच्चों के लिए वो किए थे, और ये सब PYQ भी हैं ऑलरेडी। सो तुम देख सकते हो, मतलब इतने मटेरियल है कि एक साल में तुम नहीं कर पाओगे, तुम उसके लिए डेली 400-500 क्वेश्चन करना होगा, तब जाके तुम पूरे कंप्लीट कर पाओगे एक साल के अंदर। तो ये तो वो हो गया। अभी जो न्यू असाइनमेंट हम लोग बना रहे हैं, जो अभी बन रहा है हमारा, वो इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं। तो न्यू वाला यहाँ पे है ना, मास्टर DB 2025 बैच के लिए, मतलब अभी नया जो ऐड कर रहा हूँ। सो इसमें ये है, तो इसमें मेनली 2 लोग बना रहे हैं, जैसे CS है तो हमारे एक टीम में मेंबर है चंदन शर्मा, वो बनाता है। तो ये है, बाकी ये जो DPP 1 2 3 इस तरह से अभी 78 ऐड हो गया होगा। तो ये 78 है, सुभाजीत बना रहा, सुभाजीत IIT बॉम्बे से MSc कर रहा है अभी, वो 11 रैंक था उस समय, तो अभी वो सेकेंड ईयर में अभी आई थिंक है। सो वो IIT बॉम्बे में MSc कर रहा है, तो वो उसने बनाए हैं ये। सो ग्रुप में भी है, एकलव्या ग्रुप में है ऑलरेडी, तो वो डाउट भी सॉल्व करता है, डाउट भेजोगे सोल्यूशन भेज देगा। तो इस तरह से है। तो ये 78 असाइनमेंट अभी। अच्छा, ये वाला जो DPP सुभाजीत पर हमने इसको कहा हुआ कि एक असाइनमेंट 10 क्वेश्चन ही है टोटल। 10 क्वेश्चन इसलिए तुम एक बार उठाओ और 1-2 घंटे में एक DPP खत्म कर दो, तो वैसे कर सकते हो। ये जो 78 है, जैसे ये मैं 78 खोल कर दिखाता हूँ, तो इसमें एक DPP में 10 क्वेश्चन ही होगा। जैसे ये MGF पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे ये असाइनमेंट तुम्हारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है बेस्ड है, तो इसमें 10-10 क्वेश्चन होगा विथ आंसर की। इसमें क्या होगा, विथ आंसर की होगा। जितने DPP हैं विथ आंसर की है, तो यहाँ आंसर की यहाँ लगा हुआ है। और ये इसमें 10-10 क्वेश्चन हैं, जैसे तुम बोल सकते हो ये है। बाकी जो दूसरा है इसके अलावा, जैसे ये है, अब ये सब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। ये इस आ जाइए चंदन है, जिसमें 10 ही आज दिया हुआ है, इसमें 10 है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तुम चेक कर सकते हो कितने कौन कौन से हैं। बहुत सारे असाइनमेंट ऑलरेडी है इसमें। आई थिंक इसमें भी इसने 10-10 ही ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ से तुम्हें असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है, ये भी विद आंसर की है, सो दैट यू कैन सी ये सब। तो एक्सप्लोर करो, उसमें जाके देखो, और जहाँ डाउट होता है, मतलब डाउट क्लास मैं भी ले लेता हूँ, हमारे पास 3-4 डाउट फैकल्टी हैं जो तुम्हें ग्रुप में क्वेश्चन भेजोगे वहाँ डाउट सॉल्व करके भेज देंगे, नहीं तो भी डाउट क्लास भी होगी, तो उस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो वापस आते, ये तो हो गया असाइनमेंट का। तो सिलेबस, असाइनमेंट, PYQ नॉन PYQ सब असाइनमेंट इसमें है। पहले पूरा सिलेबस करा दूंगा, फिर मैं पूरा PYQ 2005 से 2024 तक का एक एक हम क्लास में डिस्कस करेंगे, एक एक PYQ ईयर वाइज। अभी सिलेबस जैसे कराऊंगा तो सिलेबस के साथ साथ हम लोग टॉपिक वाइज PYQ डिस्कस करेंगे। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग ईयर वाइज PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बाकी और भी जो देख सकते हो, मॉक टेस्ट हो रहा है हमारा। तो मॉक टेस्ट अभी जैसे हर संडे मॉक टेस्ट होता है, तो पिछले महीने मई में मॉक टेस्ट स्टार्ट के 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, तो उसका यहाँ तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, डिटेल सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, अभी 3 हुए, चौथा वाला कल है आई थिंक, नहीं 4 हुआ है, चौथा का भी सॉल्यूशन मैंने ऐड नहीं किया, 5वां है कल। तो जैसे इसमें तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, मॉक टेस्ट 1 2 3, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 में क्या है, अच्छा, तो ये डिटेल सॉल्यूशन ऐसे लिखा हुआ है, ये मिल जाएगा। और जैसे ये 2 वाला है, तो आपको इस तरह पूरा डिटेल सॉल्यूशन, मतलब तुम टेस्ट दोगे, टेस्ट सबमिट करोगे, तो वहां खुद ही तुम्हारा आंसर की और सॉल्यूशन वहां भी दिखेगा, पोर्टल पे भी। अलग से हमने ये फोल्डर ऐड किए, लेकिन पहले ये मत करना, पहले सॉल्यूशन देखना, पहले टेस्ट दो, पोर्टल पे जाके टेस्ट दोगे, उसके बाद सबमिट करो, फिर तुम्हें दिखेगा तुम्हारे कितने सही हुए कितने गलत हुए। उसके बाद हम टेस्ट डिस्कस में लाइव क्लास में करते हैं, सॉल्यूशन तो अलग है, टेस्ट डिस्कशन क्लास भी होता है। जैसे आज सैटरडे है, सैटरडे में डिस्कस करता था, तो आज मैं भी शायद नहीं, कल करूंगा हो सकता है। तो जनरली मतलब सप्ताह में एक दिन मैं डाउट मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लास रखता हूँ। जो मॉक टेस्ट अभी होता है उसका मेनली संडे को ही रखता था, वो तो डिपेंड करता है, फिक्स नहीं है अभी। तो मतलब मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन डिस्कशन क्लास भी होगी, इसमें तुम क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज डिटेल सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा तुम्हें। ये है।
अच्छा मॉक टेस्ट कैसे दोगे? तो मॉक टेस्ट के लिए तुम देखो ड्राइव में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारे लिखे हुए हैं, गूगल फॉर्म भरना होगा तुम्हें, फिर वो वेरीफाई करेंगे तुम्हारे डिटेल्स जो तुम भरोगे, फिर उसके बाद तुम्हें वो आईडी पासवर्ड शेयर करेंगे, जो ज्योति मैम उसमें नंबर है तो वो शेयर करेंगे। उसके बाद तुम्हारे हमारा पोर्टल है, ये पोर्टल है, तो ये तो वेबसाइट है, पोर्टल ये है, हाँ ये है मैथस्टैट्स डॉट कंडक्ट एग्जाम, ठीक है। तो ये है mathstats.conductexam.com, ठीक है। इसमें भी अगर तुम जाके ऐसे टाइप कर सकते हो mathstats.conductexam.com, इसमें जाओगे, यहाँ पे अब तुम फ़ोन से भी टेस्ट दे सकते हो, लैपटॉप से भी, कंप्यूटर से भी। तो फ़ोन से दोगे तो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐप हमारा, ऐप का भी लिंक वहाँ लिखा होगा। जैसे अभी मैं इसको, चूँकि ये डेस्कटॉप मोड में है, तो ये डेस्कटॉप मोड में इसीलिए वेबसाइट खुला है। अगर ये अभी मैं एंड्रॉइड मोड में कर दिया मैंने इसको, तो एंड्रॉइड मतलब फ़ोन जैसा हो गया। तो एंड्रॉइड मोड में है तो ये कहता है मुझे कि ऐप डाउनलोड करो। देखो तो ये क्या कह रहा है कि मास्टर्स क्लासेस ऐप इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द एंड्रॉइड स्टोर फोन। तो यहाँ से मैं गो टू द ऐप, इसको क्लिक करूंगा तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा इसमें, ये तुम्हारे फ़ोन में। तो ये चूंकि ये डेस्कटॉप मोड में अगर मैं कर दूंगा तो मतलब ये कंप्यूटर जैसा है। तो अभी ये कंप्यूटर से टेस्ट दोगे तो यहाँ जाना है, इसमें तुम्हें जाके लॉगिन पे क्लिक करना है। अब तुम्हारे पास आईडी पासवर्ड दिया गया होगा, तो आईडी पासवर्ड तुम्हें मिलेगा तभी लॉगिन से। मेरा आईडी पासवर्ड ये है, सो मैं सीधा साइन कर लेता हूँ। तो अभी ये कह रहा है कि यू आर ऑलरेडी लॉगिन फ्रॉम द अदर डिवाइस, तो मेरे से लैपटॉप में भी लॉगिन होगा, फ़ोन में भी लॉगिन होगा, तो इसलिए ऐसा कह रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, 2-3 बार लॉगिन करोगे तो वहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, यहाँ लॉगिन हो जाएगा। तो और ये तुम कई डिवाइस में टेस्ट दे सकते हो एक साथ, कोई दिक्कत, जरूरी नहीं लॉग आउट होगा वहाँ पे, एक साथ दोनों जगह तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो वो तो एक्सपेरिमेंट कर लेना। तो तो ये हमारा मॉक टेस्ट पोर्टल है। अभी जैसे 4 टेस्ट हमने करवाए हैं, कल 5वां टेस्ट है। पिछले सेशन में मैंने 100 टेस्ट करवाए थे, 50 फुल लेंथ 50 यूनिट वाइज। इस सेशन में 200 टेस्ट करवाऊंगा, 100 फुल लेंथ 100 यूनिट वाइज। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना यूज कर पाते हो, है ना। जैसे जिसका सेकेंड रैंक है मनोप्रिया का, तो ये एक सिंगल स्टूडेंट थी लास्ट सेशन में जिसने 100 के 100 टेस्ट यूज कर लिए थे। जैसा सेकंड रैंक आया था मनोप्रिया, उसने क्योंकि उस एक साल चूंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुकी थी सिलेबस, तो इस साल उसने सिर्फ टेस्ट और असाइनमेंट पे फोकस किए थे। तो वो सिंगल स्टूडेंट से सारे टेस्ट उसने अटेम्प्ट कर लिए थे, वरना कोई बच्चा। और हमारे पास लास्ट ईयर जैम के अराउंड 500 के करीब बच्चे थे, ठीक है। गेट के 150 बच्चे थे अराउंड, फिर बाद में CUET के 100-150 बच्चे थे, और फिर ISI CMI। तो मैंने लास्ट ईयर जैम, गेट, ISI CMI, नेट, इन 5 एग्जाम के कोर्सेज पढ़ाए थे। तो ये सब मिला के मेरे पास अराउंड 800-900 बच्चे लास्ट ईयर थे, ठीक है। इस बार अभी चूंकि शुरू हुआ है सेशन जस्ट, अभी 200 के करीब तो जैम गेट के बच्चे हैं, और देखो एंड में जाकर ये मतलब 1000+ इस बार हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर ना टेस्ट में बता रहा था, टेस्ट में मेरे पास अगर मान लो जैम में 500 बच्चे हैं, मुश्किल से 100 बच्चे टेस्ट देता है लास्ट में। जनरली 500 में सिर्फ मुश्किल से 100 बच्चे। क्लास में देखो अगर बच्चा, मेरे पास 500 बच्चा, लेकिन कभी 100+ बच्चों ने कभी क्लास ज्वाइन नहीं किया, लाइव क्लास। मतलब ग्रुप में 500 बच्चे हैं, फीस 500 बच्चों ने पे किया है, लेकिन लाइव क्लास में मैक्सिमम 100 बच्चा भी नहीं आया कभी, क्योंकि गूगल मीट की लिमिट 100 बच्चे की है। तो मैं 100 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता एक साथ, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करेगा 100 फर्स्ट स्टूडेंट को, उसके लिए मुझे अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो तो मैं कर दूंगा बाद में। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं लास्ट ईयर कि 100 बच्चा ज्वाइन करे, कुछ बच्चा ऐसा ही ज्वाइन कर लेता है, फिर ऑनलाइन है तो बाद में रिकॉर्डिंग के भरोसे रहता है, तो ये भी होता है ना। टेस्ट का भी सेम सिचुएशन है कि 100 बच्चा टेस्ट भी ढंग से नहीं देता है, 100 बच्चे करीब। और यही टॉप रैंकर्स होते हैं जो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डाउट पूछते हैं, यही टॉप रैंकर्स बच्चे होते हैं ये। तो ये 4 टेस्ट है, मैं तुम्हें एक वो दिखा देता हूँ, क्योंकि ये यूनिट वाइज टेस्ट अभी यूनिट वाइज अपलोड हो रहा है, तो तुम्हें कोशिश करना है ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट यूज़ कर लो। तो मेरा काम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार कम से कम 100 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड करूँ और 100 यूनिट वाइज, ये चीज़ है। तो जैसे अभी अगर टेस्ट मैं अगर चलो ये 4th वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मैं 4th वाला स्टार्ट करता हूँ। तो यूनिट वाइज है, तो ये सब जैम में जैसे, और ये पोर्टल बिल्कुल सेम ही है जो एक्चुअल जैम का पोर्टल। जैम का जब एग्जाम दोगे ओरिजिनल एग्जाम, तो भी सेम ही ऐसे ही दिखेगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे यही इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, सिमिलर आपको वो मिलेगा। डिक्लेरेशन है, नेक्स्ट। तो जैसे ये जैम स्टार्ट हो गया तो ये फुल स्क्रीन हो गया, अब ये जैम एग्जाम स्टार्ट हो गया, मतलब ये एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट हो गया इसका। देखो अब इसमें है ना, जैसे मेरा नाम वहाँ पे आ रहा है, ये अभी जैम में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए MCQ,
सेक्शन बी MSQ और सेक्शन सी NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ में 4 में से सिंगल ऑप्शन करेक्ट होते हैं, MSQ में 4 में से चारों करेक्ट हो सकता है, 1 भी 2 भी 3 भी, मतलब मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकता है, सिंगल हो सकता है सिंगल करेक्ट ही हो। और ये थर्ड वाला न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, ठीक है। सो ये हमारे पास है, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, अब इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए है, मतलब अभी यूनिट वाइज टेस्ट करवा रहा हूँ, तो टेस्ट देते रहोगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी तुम्हारी, ये फायदा है। सो ये सब वजह से है। सो इसमें आपका बस वो होता रहेगा, हाँ। तो ये सब जैसे क्वेश्चंस हैं, अब इसमें टिक करूंगा, ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, फिर सेक्शन बी पे जाएंगे, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बता रहा था कि किस मार्क का क्या मतलब, ये मार्क भी कर सकते हो आप, ऑप्शन रहता है मार्क करने का, तो है ना। जैसे मैं यहाँ कर दूँ मार्क्स फॉर रिव्यू, ये मान लो इसको मैंने टिक कर दिया, और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो ये मार्क फॉर, यहाँ देखो कलर ये आ गया, मतलब ये मार्क फॉर रिव्यू में आ गया। तो तुम टेस्ट दोगे समझ आने लगेगा, सेम जैम का पोर्टल में रहता है। तो इस तरह के ये टेस्ट हैं, तुम अटेम्प्ट करो, एंड देन ये हो गया। अभी 30-30 क्वेश्चन ही है, तो तीनों सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन मैंने ऐड किए, यूनिट वाइज है इसीलिए। फुल लेंथ टेस्ट होगा तो 60 क्वेश्चन का जैसे जैम में होता है, ये 1.5 घंटे का होगा। देखो ये कितना चल रहा है टाइम, कहाँ गया टाइम इसका, ये 1:30 से स्टार्ट हुआ होगा टाइम, अभी 1:28 बाकी है, मतलब बैकवर्ड चलता है ना 1:30, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन है तो हमने 1.5 घंटे दिए। जब 60 क्वेश्चन होगा तो 3 घंटे का टेस्ट होगा, ये है 60 क्वेश्चन का होगा। तो सो ये भी यूनिट वाइज टेस्ट है, तभी हमने 30-30 क्वेश्चन के रखे हैं, और इस तरह चल रहा है। सो ये अटेम्प्ट कर सकते हो आप, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है इस तरह से। फिर उसके बाद जैसे मैं कुछ आंसर मान लो इसको मैंने 1 रख दिया एग्जांपल के लिए, अब ये जैसे वर्चुअल कैलकुलेटर आ गया खुद ही, जैसे ये वर्चुअल कैलकुलेटर है, तो वहाँ पे आप इससे एंटर कर सकते हो। मान लो 5 अगर मेरा आंसर है, तो एक तो ये क्यों आ रहा है पता नहीं, इसको ओके कर दिया तो 5 चला गया, फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा मुझे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फिर यहाँ मैं कुछ भी मान लो क्लिक कर दूँ, मैं सपोज 1/6 रख दिया, सेव एंड नेक्स्ट, ये तो इस तरह से है। और जो PYQs है वो भी हम टेस्ट में अपलोड करेंगे, जो 2024 का पेपर है, 23 का, 22 का, सो दैट आप ये प्रैक्टिस कर सको कि PYQs में आपका क्या लेवल, पूरे साल आपने प्रैक्टिस किए हैं, तो 3 घंटे बैठ के अगर खुद से टेस्ट दो, एटलीस्ट PYQ 100% आने चाहिए, 100 में 100 मार्क्स वहाँ पे, तो एटलीस्ट तुम PYQs इतनी बार प्रैक्टिस करोगे, लास्ट टाइम जब तुम कर रहे हो तुम्हें 100 में 100 मार्क्स आ रहा हो 3 घंटे के अंदर, मतलब एटलीस्ट अप्रोच पता हो तुम्हें, इस तरह तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, बाद में मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे अगर मैं टेस्ट सबमिट करूंगा तो ये मुझे दिखा रहा है कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए, कितने विजिट नहीं किए, कितना अनअटेम्प्टेड है। अब मैं ओके किया, सो ये मेरा सबमिट हो गया। ये मेरा एनालिसिस दिखा रहा है कि मेरे टोटल 30 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स का टेस्ट था, टोटल 90 मिनट मुझे दिया गया था, मैंने सिर्फ 3 मिनट लिए हैं, और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 25 क्वेश्चन छोड़ दिया है, करेक्ट मेरा सिर्फ 1 हुआ है, रॉन्ग मेरे 4 हैं, नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि MCQ और MCQ में नेगेटिव मार्किंग है, MSQ और NAT में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। सो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2/3 नेगेटिव मार्किंग। MCQ सेक्शन में, MCQ जैम में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर मैं आपको पैटर्न बता दूं तो जो MCQ के जैम, सॉरी MCQ, MSQ, NAT टोटल 50 मार्क्स के आएंगे, 50 क्वेश्चन नहीं 50 मार्क्स के आएंगे, मतलब पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, अगला 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, फिर अगले 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, फिर अगले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, अगले 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ऐसे करके जैम का पैटर्न है। MCQ में 30 क्वेश्चन है, तो पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, अगले 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। MSQ में ऑल क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, और NAT में पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ये पैटर्न है। तो ये सब एनालिसिस आ गया कि नेगेटिव मार्किंग 0.66 मिला, तो मेरे मार्क्स टोटल आए 0.34, एक ही क्वेश्चन करेक्ट हुआ था, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहा होगा वो जो करेक्ट हुआ है, तो उसमें से 0.66 माइनस हो गया, तो 0.34 आया, तो ये मेरा एनालिसिस आ गया। और डिटेल एनालिसिस कर सकता हूं मैं, तो व्यू एनालिसिस, अब यहाँ पे मेरे पास इसका डिटेल एनालिसिस आएगा, जैसे मैं दिखाता हूं। तो ये टेस्ट अभी तक टोटल 23 बच्चों ने टेस्ट दिया है अभी तक, कल ही ये टेस्ट, अच्छा ये लास्ट है, अभी 23 बच्चों ने टेस्ट दिया। अब देखो अराउंड 200 बच्चे हैं, कितनों ने टेस्ट दिया, तो अभी तुम्हें दिख रहा है कितना वो है, क्योंकि कुछ बच्चा ऐसा है जो सोचता है जब तैयारी हो जाएगी तब टेस्ट देंगे, और ये तैयारी कभी नहीं होगी, मतलब एग्जाम आ जाएगा तब भी तैयारी पूरी नहीं, क्योंकि ऐसा दिन थोड़ी आएगा जब आप सब कुछ जान लोगे, ऐसा आ ही नहीं सकता। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है तैयारी हो ना हो, टेस्ट अगर हर संडे हो रहा है तो हर संडे टेस्ट दो, चाहे तैयारी हो या ना हो। तुम्हें दोबारा यही टेस्ट देना है, उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप हमें बोलोगे तो उसका री टेस्ट का ऑप्शन होता है कि वो दोबारा तुम उसी को एज इट इज अटेम्प्ट कर सकते हो, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए वैसे सेकंड टाइम भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट में,
एग्जाम, वो भी ऑप्शन है। लेकिन टेस्ट दो, तैयारी हो ना हो टेस्ट जरूर दो, क्योंकि इतने टेस्ट तुम खत्म ही नहीं कर पाओगे। तुम राइट टाइम का इंतजार कर रहे हो, राइट टाइम कभी आएगा ही नहीं। और 200 टेस्ट कैसे कंप्लीट कर लोगे? तुम अभी टेस्ट नहीं दे रहे हो, तुम सोच रहे हो लास्ट के, चलो लास्ट के 3 महीने में तुम 200 टेस्ट कैसे कंप्लीट कर लोगे? 90 डेज में 200 टेस्ट कैसे होंगे? डेली 2 टेस्ट देने होंगे। तो एनालिसिस कब करोगे? जो क्वेश्चन गलत हुए उसको सीखोगे कब? फिर उसको डाउट कब डिस्कस करोगे? तो इसलिए टेस्ट जैसे टाइम, डेली हर संडे एक एक टेस्ट अटेम्प्ट करो। अभी एक संडे हो रहा है, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए, तुम अगर पोर्टल पर लॉगिन करोगे तुम्हें अभी 5 टेस्ट दिखाएगा। एक अभी कल अपलोड होगा, कल संडे है, तो अभी 4 मुझे दिखा रहा था, आपको 4 आपको भी दिखाएगा, कल एक और अपलोड होगा 5। तो ऐसे करके अभी हम लोग वीकली टेस्ट करवा रहे हैं, बाद में सिलेबस खत्म होने के बाद डेली एक एक टेस्ट होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, तो देखो टोटल स्टूडेंट 23 है, मेरा रैंक 23 आया, मतलब मैंने सबसे कम मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा फर्स्ट रैंकर कौन है? तो कंपैरिजन पे आ जाते हैं। तो सिमरन जो है फर्स्ट रैंकर है, मतलब उसके, अच्छा सिमरन के डेटा देख सकते हो तुम, इसके फर्स्ट रैंक है, टोटल मार्क्स 50 था, इसके 40 मार्क्स आए हैं, 90 मार्क्स था। अब इसके जो डेटा अटेम्प्ट, इसने टोटल 30 क्वेश्चन थे, 30 अटेम्प्ट किए। अच्छा ये एनालिसिस उसको ही दिखाएगा, कितने मार्क्स उसने लिए, क्या किया, ये उसको दिखाएगा। नेक्स्ट सेकेंड जो है वृतिका का सेकेंड रैंक है, फिर इधर सत्यम का, अच्छा सत्यम के थर्ड रैंक है, ऐसे करके अमन के फोर्थ रैंक है ना, सोहम के 5 रैंक है, ऐसे करके तुम देखो अर्का के 6 रैंक है, फिर दीपांजन के 7 है, सिद्धार्थ के 8 है, सुवायु के 9 है, एंड ऐसे अमित के 10 हैं, ऐसे करके प्राची के 11 है, फिर अंजलि 12, खुशबू 13, है ना, नेहा 14, एंड हर्ष 15, सुबह ज्योति 16, फिर नवीनीता एंड सो ऑन। यू कैन चेक कि कौन बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप ये कंपेयर कर पाओगे। तो ये तो हो गया टेस्ट का। और तुम देख सकते हो जैसे क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो यहां तुम अगर क्लिक करो, जैसे पहला क्वेश्चन है, तो ये पहला क्वेश्चन ये था। अब योर आंसर, मैंने डी टिक किया था और ये करेक्ट था। अच्छा सो यहाँ जो ग्रीन दिख रहा है ना कलर, मतलब ये ट्रू था, मतलब अच्छा मैंने डी क्लिक किया, डी ही ट्रू ऑप्शन है, यही मेरा करेक्ट हुआ था। फिर जैसे मैं अगर सेकेंड वाले पे आ जाऊं, तो थर्ड क्वेश्चन क्लिक कर दिया, तो थर्ड योर आंसर सी, हमने सी क्लिक कर दिया था जो कि रॉन्ग था, इसका एक्चुअल आंसर बी है ना। तो यहाँ तुम देख पाओगे एंड सो ऑन। कोई भी, जैसे मान लो अब यहाँ पे मैं जाता हूँ लास्ट में, ये एमएसक्यू में आ जाते हैं, ये एमएसक्यू है, तो जैसे इसमें अच्छा हमारा आंसर अनएप्ट, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो इसका एक्चुअल आंसर ए ऑप्शन था, ठीक है। तो नॉट ऑलवेज ट्रू, सो इस तरह से है। और थोड़ी आगे जो 17 देख लेते हैं, तो जैसे मैंने इसको अनअटेम्प्ट किया, इसका आंसर बी है। सो इस तरह चल रहा है ये। जैसे अब एनएटी में आ जाऊं, तो जैसे हमने तो अटेम्प्ट नहीं किया मैंने, तो इसका आंसर 0.626 से 0.30 के बीच है, हो सकता है 0.27 हो आंसर। तो एग्जाम में भी ऐसी रेंज दिया रहता है, रेंज दिया होगा आपको, तो ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ पे ना इस सेक्शन में जाके, तो ये आपका सेक्शन है, तो ये क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन है। टाइम टेकन इन सेक्शन, किस सेक्शन में कितना टाइम लिया उसका एनालिसिस यहाँ पे है, फिर किस टॉपिक में कितना टाइम लिया उसका एनालिसिस मिल जाएगा तुम्हें, है ना, एक एक करके बता रहा है तुम्हें। फिर डिफिकल्टी लेवल क्या है टेस्ट का, वो तुम्हें ऐसे बताएगा, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कौन बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से तुम्हें बताएगा। फिर कंपैरिजन ये तो हो ही गया। सॉल्यूशन में आ जाओ, तो सॉल्यूशन में तुम्हें ऐसा दिखेगा क्वेश्चन, और ये एक साथ मुझे अब सारे क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, इसमें मुझे एक साथ सब, तो मैंने जैसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, एक सही थे 4 गलत थे। तो अब जिस क्वेश्चन पे जाना सीधा क्लिक करोगे वहां पहुंच जाओगे। तो जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर दिखा रहा है, बट वहाँ रेंज है ना, एक्चुअली रेंज है, यहाँ दिखा एक ही रहा है, बट रेंज रहता है एनईटी में। तो ये इस तरह जो भी क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें ये दिख जाएगा कौन सा, मान लो तुमने ट्राई किया, अब मैंने 0.20, इसका एक्चुअल आंसर 0.20 था, मैंने 5 एंटर किया था, आपके सामने एंटर किया था 5 रैंडमली, तो 5 एंटर किया, लेकिन आंसर इसका 0.20 है, तो ये मुझे दिखा रहा है गलत है। तो तुम इस तरह पहले एनालिसिस कर लो, देखो क्यों गलत है, तो एक बार टेस्ट दो, एक बार फिर से अटेम्प्ट करो, और जो क्वेश्चन नहीं समझ आया उसका सॉल्यूशन देखो, जो मैं भेजता हूँ ग्रुप में, वो भी नहीं हो रहा है तो एक सॉल्यूशन डिस्कशन क्लास होगा, टेस्ट डिस्कशन, उसमें ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो, या डाउट क्लास में पूछ सकते हो। तो ये ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया टेस्ट का। तो सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट और डाउट क्लास डेली चल ही रहा है, ठीक है ना। तो ये सब स्कीम है, किसी को कुछ समझ ना आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे।
हाँ है ना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नाम का ग्रुप में हो आप, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, उसमें सिर्फ मैं ही भेज सकता हूँ, उसमें आप नहीं भेज सकते। तो वो अनाउंसमेंट में, हाँ अब वही तो बोल रहा हूँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नाम का ग्रुप है ना। हाँ उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट में भेजूंगा ना मैं, ऑफिशियल देखो वहां पे होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट 2025 फुल पैकेज नाम का ग्रुप है। हाँ तो उस, हाँ वो लेट ज्वाइन किया होगा एक्चुअली। सो है ना, तीन ग्रुप में तुम्हें मैंने ऐड किया होगा, एक जो तुम्हारा ग्रुप होगा, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट को, एक डिस्कशन ग्रुप है। डिस्कशन ग्रुप में सारे बच्चे हैं जो डिस्कस तुम कर सकते हो, वहां पे प्रॉब्लम या नॉर्मल क्वेरीज तुम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। हम्म। तो और किसी कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो बताओ। सो अभी तो मैंने बस आज नॉर्मल वो है, अगर सिलेबस पे आ जाओ, सिलेबस तुमने देखा ही होगा। तो सिलेबस हालांकि यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट जो मैं खोला था ना जैम का, तो जैम का वेबसाइट मेरा वेबसाइट है। तो यहाँ तुम जब डाउनलोड करना हो तो वेबसाइट पे जाओ, टेस्ट पेपर्स पे, टेस्ट पेपर्स में यहाँ आ रहे हैं ना, क्या क्या चाहिए, सिलेबस, पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट लिंक। तो ये एक मॉक टेस्ट लिंक्स फैमिलियर करने के लिए बताता है आपको कि, है ना, देखो बहुत अच्छा, मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ क्या है इनका। तो ये बताएगा मॉक टेस्ट का क्या है ना, ये तो यहीं पे आ गया। तो ये सिलेबस मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं किसका चाहिए, एमएस का। सिलेबस पे क्लिक करूंगा, सिलेबस ओपन हो जाएगा। तो ये जैसे जैम 2024 का ये सिलेबस है, तो ये 2024 का सिलेबस है, ठीक है। तो सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैथ्स पोर्शन स्टार्ट करूँ या स्टैट्स पोर्शन से, जो बच्चे एकलव्य 2.0 वाले हैं। स्टैट से स्टार्ट करूंगा तो मैं ये पोर्शन पहले स्टार्ट करूंगा, स्टैटिस्टिक्स है ना, यहाँ से स्टार्ट है ना, स्टैटिस्टिक्स ये 70 मार्क्स का पोर्शन है ना। हुँ? तो ये यहाँ से है ना, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये पहला सेक्शन है ना स्टैट्स का, और ये मैथ का पहला सेक्शन ये है तुम्हारा, ठीक है ना। तो वो मतलब मैथ्स में 4 टॉपिक है, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और स्टैटिस्टिक्स में आपके आई थिंक 8 है, 9 टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस एक अलग सब्जेक्ट है जो गेट में है, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये आपके स्टैटिस्टिक्स के पोर्शंस हैं, ठीक है। अब जैसे अच्छा ये बता दूं किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका भी इसमें ऑलरेडी है हमारे पास। तुम अगर जाओगे ड्राइव में, एक फोल्डर होगा, तो ड्राइव में था ना, मैं देखो ड्राइव में एक फोल्डर होगा आई टी जैम एम एस ईयर वाइज, सो वहां पे आई थिंक मिल जाएगा, देखो। तो पी वाई क्यू जैम एम एस ईयर वाइज, पी वाई क्यू गेट टेस्ट ईयर वाइज, ऐसे होगा पी आई टू जैम एम एस ईयर वाइज। इसमें अगर जाओगे तुम फोल्डर में, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, ये तो पूरे एक तो जैम के पेपर्स हैं, ईयर वाइज पेपर्स हैं इसमें, जैम ऑल पेपर 2005 से 24 तक के पेपर है। एक सॉल्यूशन बुक भी है 2005 से 2018 तक के, जैम एमएस के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इसमें, बुक है ये। और बाकी सॉल्यूशंस भी है, 2019-20 का सॉल्यूशन यहाँ है, 21 का सॉल्यूशन, 22 का सॉल्यूशन, 23 का सॉल्यूशन, 24 का सॉल्यूशन भी ऐड कर दूंगा मैं। तो हालांकि हमारा बुक भी हम लोग लिख रहे हैं, अभी चल रहा है, तो एक हमारा खुद ही सॉल्यूशन बुक अभी आ जाएगा, जैम एम एस 2005 से 24 तक का सॉल्यूशन आ जाएगा, गेट वाला भी सॉल्यूशन आ जाएगा अभी, सॉल्यूशन बुक कुछ दिन में आ जाएगा, 2-3 महीने में। तो मतलब काम ऑलरेडी हो चुका है वो, मतलब अभी चल रहा है, तो मतलब कुछ टाइम लगेगा वो होने।
तो एक बुक ऐसे प्रिंट पब्लिश हो जाएगा, मतलब तो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल सकता है। देखते हैं वो तो। सो अभी तो मैं ये बता रहा था टॉपिक वाइज, तो ये गेट का टॉपिक वाइज एनालिसिस है, ये जैम का है, ये देखो। तो अभी मैंने सिलेबस दिखाया तुम्हें कि सिलेबस में ये पोर्शन है, सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा ये मैंने टिक किया हुआ, ऐसे रह गया। सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर, डिफरेंशियल कैलकुलस, वन और टू वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ये मैथ्स पोर्शन है जो 30 मार्क्स के आएंगे। स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट, लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, टेस्टिंग, है ना। सो टोटल इससे ये 2024 का जो जैम एमएस का पेपर है उसका एनालिसिस है ये। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि टोटल सीक्वेंस सीरीज से 5 क्वेश्चन आए थे टोटल, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन आए थे, तो कैसे क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन। तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए ये है, इसी के नीचे देखोगे तो यहाँ पे बता रखा है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए, कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के आए, ये बता रखा है यहाँ पे। कि सीक्वेंस सीरीज से 8 मार्क्स के, डिफरेंशियल कैलकुलस 9 मार्क्स के, इंटीग्रल कैलकुलस 5 मार्क्स, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 10 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन 10 मार्क्स, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट 8 मार्क्स, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन 8 मार्क्स, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट 7 मार्क्स, लिमिट थ्योरम्स 4 मार्क्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स, एस्टिमेशन 11 मार्क्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग 9 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। तो ये सेम गेट का भी उस फोल्डर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपके एनालिसिस हो गए, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए और कितने क्वेश्चन आए टोटल, किस टॉपिक से टोटल 60 क्वेश्चन है, किस टॉपिक से कितने आए और कितने मार्क्स के आए। तो ये एनालिसिस आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट है ना इक्वल ही है, थोड़े से बस ये 10-11 अप्रॉक्स। सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन था आज के लिए। तो कल से हम लोग यहाँ पे लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो आपके क्लास की टाइम 6:30 टू 8 PM होगी, जो एकलव्य 2 है, सेकेंड बैच है। लाइव क्लास की टाइम, रिकॉर्डिंग तो आपको लास्ट ईयर का भी अवेलेबल है, पिछले बैच का भी अवेलेबल है ना। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे 3 ग्रुप है, सो तीनों के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सो ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाला ग्रुप है, उसमें आपको लिंक्स सारे कोऑर्डिनेट्स, आपका जो बैच है उसमें जाकर देखो डिस्क्रिप्शन में, एकलव्य या अर्जुना बैच के भी बच्चे हैं तो उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना, उसका लिंक या असाइनमेंट का लिंक, ये सब है। सो उसके थ्रू आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। सर सिलेबस कब तक होगा आपका? सिलेबस इस बैच में अभी स्टार्ट कर रहे हैं जून में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा एक तो अक्टूबर तक खींचेगा, अगर खींचेगा तो ये है, सितंबर तक हो जाएगा। और सर जो हम लोग को सर टेस्ट देनी है सर, वो हम लोग के लिए फिर से मतलब सर आएगा कि सर उसी पे जाना पड़ेगा? कहाँ से आएगा? मतलब सर हम लोग किधर से स्टार्ट होगा एक बैच में कि सर पोर्टल भी जाना पड़ेगा जहाँ पे 5 ऑलरेडी? नहीं नहीं, कॉमन पोर्टल है वो, सबके लिए पोर्टल कॉमन है, तो उसी आईडी पासवर्ड आपको मिला होगा ना। नहीं सर अभी तो नहीं। क्यों नहीं मिला है? तो उसमें देखो आप एकलव्य बैच ग्रुप में हो ना, हाँ सर। तो एकलव्य के डिस्क्रिप्शन में जाओ और देखो वहाँ डिटेल है। हाँ सर ये मैं आपको मैसेज भी किया था ना कि सर मैं एक बजे क्लासेस अच्छा अच्छा, एग्जाम तो उसको गूगल फॉर्म भरो, उसमें टेक्स्ट करो, वहाँ पे मिल जाएगा आईडी पासवर्ड, फिर आप टेस्ट अटेम्प्ट करो पोर्टल पे जाके, ठीक है। और फिर आप डाउट डिस्कस कर सकते हो क्लास में, ठीक है जी। ठीक है। और सर इसमें भी सर बेसिक्स ही पढ़ाएंगे ना एकदम से स्टार्टिंग से? जी जी जी, स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। ठीक है। सर उसमें तो सर जो भी चल रहा है सर बट सर मत जाना क्या। कोई बात नहीं, तो उसको तो रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसे अचानक नहीं आएगा, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो चीज़ों को रिवाइज करोगे तो जाके इजिली आपको समझ आएगा। हाँ, अब डाउट पूछो, जो भी चीज़ें नहीं समझ आप मुझसे पूछो ना, जैसे क्योंकि एक महीना आपने क्लास अटेंड नहीं की है इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। और जो बच्चा रेगुलर रहेगा उसको सब समझ आएगा, और नहीं तो आप क्वेश्चन पूछो, जो भी आपको डाउट है क्वेश्चन पूछो। लाइव क्लास यही तो फायदा है कि आप पूछ सकते हो, रिकॉर्डिंग में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है, तो आप पूछो। ठीक है भाई, तो इसको यही स्टॉप करते हैं इसकी क्लास आज। एकलव्य 2 का भी 1 का क्लास स्टार्ट होगा, तो कोई बच्चा कोई भी अटेंड कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 6:30 टू 8 जैम सेकंड बैच एकलव्य 2 की क्लास है, 8 टू 9:30 एकलव्य 1 की क्लास है, 9:30 टू 11 गेट की क्लास है, 11 से 12 डाउट क्लास है। तो आप चाहो तो 6:30 बजे से 12 बजे तक क्लास कर सकते हो, अगर आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन ऐसे सिर्फ क्लास करने से बहुत फ़ायदा नहीं होगा आपका, आपका फ़ायदा होगा जब आप चीज़ों को रिवाइज करोगे, खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस करोगे, खुद से चीज़ों को एनालाइज करोगे, लिख के देखोगे, तब जाके चीज़ें होंगी। तो सिर्फ क्लास अटेंड करने से कुछ ज़्यादा नहीं होगा। क्लास अटेंड करो, साथ में प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रैक्टिस करो, थ्योरीज रिवीजन की प्रैक्टिस करो, और जो समझ ना आए वो मुझसे पूछो। बुक भी आप देख सकते हो,
जैसे पढ़ाने जब मैं एक बार कवर कर लिया सिलेबस, तब आप बुक खोलोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, अभी थोड़े कम समझ आएगा। बुक में सब कुछ लिखा है, लेकिन आपको समझ आने के लिए थोड़े से खुद से एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि जो बच्चा रैंकर से वो बच्चा है जिन्होंने खुद से मेहनत किया है। टीचर सिर्फ आपको हेल्प कर सकता है, पहुंचना आपको खुद ही वहां तक है। तो उसके लिए, क्योंकि ये तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में आप जितना एफर्ट्स करोगे उतना आगे आपको ले जाएगा। कोचिंग तो लगभग सब बच्चा पढ़ रहा है ना, तो आपको मेहनत करना है, ठीक है। बुक वही जो पहले बताए थे, बुक में किस टॉपिक के लिए बुक बता दूं, देखो। सो अभी जो हम लोग कवर करेंगे, जनरली मैं जो बुक कवर करता हूं, तुम देख सकते हो, अगर बुक्स तुम्हें देखना है तो यहाँ पे जैसे है, गुप्ता कपूर वाली बुक तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन सिलेबस से रिवाइज कर लेना। जो गुप्ता कपूर की बुक है, कौन सी है, एफएमएस, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये देख सकते हो, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये हो गया। दूसरा जो है हमारे पास कि वीके रवैदगी की आती है, वीके रवैदगी एके एमडी सलाह की बुक है, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल नहीं, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये बुक देख सकते हो आप, ये गूगल कर दो पीडीएफ मिल जाएगा। फिर थर्ड अगर इन्फ्लुएंस के लिए, इसमें हालांकि इसमें जैम का पूरा सिलेबस है। तीसरा है एक प्रसन्ना साहू की बुक आती है, ये आसान सी बुक है, बहुत आसान सी बुक है ये, तो प्रसन्ना साहू वाली बुक आती है, ये हार्ड कॉपी नहीं है, गूगल पे ही मिलेगा ऑनलाइन। सो इसका है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, आई थिंक इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, हाँ ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स सेम ही आएगा इसका, या आई थिंक सिर्फ प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स बुक का नाम है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये है। और देखना हो फोर्थ वाला, तो कैसेला बर्गर की बुक आती है। बुक तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मार्केट में है, लेकिन ये सब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो फॉलो होते हैं। स्टैटिस्टिकल इन किसके, जिनका बैकग्राउंड है, शुरू में तुम ये कवर कर सकते हो, बहुत आसान सी बुक है ये, बेसिक है, बहुत एडवांस नहीं है ये, तो बेसिक बुक है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, ये देख सकते हैं ना। तो इसके एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर सकते हो आप बुक के, है ना। इतने सारे हमारे पास डीपीपी असाइनमेंट्स हैं, लेकिन आपको डीपीपी असाइनमेंट इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा, तो आप ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके सीखना पड़ेगा आपको। अदरवाइज बुक के एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज पहले ट्राई कर सकते हो, देन डीपीपी ट्राई कर सकते हो आप, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू मेक एफर्ट्स। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप डाउट पूछो क्लास में। ये डाउट फैकल्टी अभी 3-4 डाउट फैकल्टी अभी काम करेंगे। एक तो मैं बताऊँ पवन सर है, एक सुभाजीत है, सागर है, ये सब अभी आपको ग्रुप में ऐड करके मैं टैग कर दूंगा, तो यू कैन आस्क डाउट, तो भी ग्रुप में क्वेश्चन भेजोगे, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा उससे, है ना, लिख के भेज देंगे। तो ये सब आपको वहाँ अवेलेबल रहेगा, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, आप मुझसे भी डाउट पूछ सकते हो, ये ठीक है। चलो अभी स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट बैच का टाइम है जी। कोई बात नहीं, उसको अभी एनसीईआरटी में मेनली वो मेजर टॉपिक एक बार बेसिक देख लेना था, जैसे एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जरूर कर दो। 1 मिनट शिवा भाई, माइक वो हो गया, क्या बोलते, कैमरा ऑफ हो गया, वो तो ठीक है, उसका रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए।